बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? तो गाइज़ आज हमने रीड करनी है अपने नावल की सेकंड एपिसोड। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब बता नहीं तो दो किया तो कितनी सब्सक्राइब कर लें। आज कितनी कॉटन्स है। तो बता तो रही हूँ, पहले मुझे बात तो पूरी करने दो। तो क्या कह रही थी मैं? तो हाँ जी, उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। और ये हुरब से थोड़ी सी बात कर ले, फिर हुरब ने घर चले जाना। हाँ जी, फाइव सब्सक्राइब करें। पहले सलाम तो लेते हैं ना, क्या हो गया यार। अस्सलाम वालेकुम गाइस। गाइस का क्या नाम था? गाइस आपका क्या नाम है? नाम तो नहीं, वैसे पूछो गाइस क्या हाल है आपका। गाइस क्या हाल है? आप ठीक है? हाँ जी मैं ठीक हूँ। ओके गंदी बच्ची। गाइस तो मैं फिर अल्लाह हाफिज़, मैं घर जा रही हूँ। बस बात नहीं करनी? मैं करनी मजाक कर लेती। अच्छा। चल मैं आपको एक बात बताऊँ। बताओ। आपको पता है मेरी बहन ने और मेरा मार्क्स छील गया। वो कैसे? मुझे तो बस छील गया। कैसे? मैं नीचे गिरी, मेरा जुमर का हाथ जल गया। अच्छा, चलो बस कर ली। अब मैं कर लूँ रिकॉर्डिंग? मर्जी से मर्जी से निन्नी करानी करा लो। अच्छा, बहुत प्यारे गाइस है। चलो गाइस को बोल दो कि सब्सक्राइबर कंप्लीट करें। गाइस आप सब्सक्राइबर कंप्लीट करें। अगर आप नहीं करेंगे तो और नहीं आएंगे। आप कर देंगे तो इससे भी ज़्यादा आएंगे। जितने करेंगे उतना ही कॉर्डिंग्स आएंगे। आपको यस। सुनने में मज़ा आएगा। चलो जितने नहीं करेंगे उतनी आपको कॉर्डिंग्स नहीं मिलनी। ये की ना बात आपने। गाइस को बोल दो को चलो अब मेरी खाला से सुन लो नावल, मैं जा रही हूँ। अच्छा आप मेरी खाला से कॉर्डिंग सुन लो, वो बहुत अच्छी करती है। वो ट्यूशन भी पढ़ाती है। अच्छा लाफिस। चलो पाज जो जी। तो गाइस अपनी एपिसोड सेकंड स्टार्ट करते हैं हम। हया हया बेटा एक कप चाय तो पिला दो, काफ़ी सर दर्द है। आबरू जो सीढ़ियों पर बैठी अपने सामने नोट्स खोले असाइनमेंट बना रही थी ने चौंक कर बाबा को देखा जो इसे इग्नोर किए हया को चाय का बोल रहे थे। हालांकि इन्हें चाय सिर्फ आबरू के हाथ की पसंद थी। इसके दिल से दर्द की एक टीस सी उठी। बाबा जी, बाबा अभी बनाती। हया बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती बोली। हया तुम बच्चों को पढ़ाओ, मैं बना देती चाय। हया उठने लगी तो आबरू इसे देखती फ़ौरन किचन में चली गई। थैंक यू आपी, चलो बच्चों जल्दी काम फिनिश करो। सईदा बानो फहद के साथ मार्केट तक गई थी। आ जाओ। इजाज़त मिलने पर वो अंदर आई तो बाबा कुर्सी से टेक लगाए आंखें मूंदे पेशानी मसल रहे थे। बाबा। आबरू ने इनकी पेशानी पर हाथ रखा तो जैसे वो रूह तक शांत हो गया। आबरू। बाबा इसका हाथ हटाते बोले तो इसने टैबलेट और पानी इनके सामने किया। बाबा टैबलेट। ज़मान अहमद खामोशी से गोली निकलते ग्लासे से थमा के जैसे आबरू तपाई पर रखती इन्हें चाय पकड़ाने लगी। थैंक यू। बाबा आप नाराज़ है ना मुझसे? होना भी चाहिए। मैं आपकी बिल्कुल भी अच्छी बेटी नहीं हूँ ना। मैं हमेशा आपको परेशान करती हूँ, आपको हर्ट करती हूँ। बाबा मैं बहुत बुरी हूँ ना। आबरू। आबरू जो बाबा की चेयर के साथ बैठी रो रही थी, बाबा इसे गले लगाते बेड पर आ बैठे। आबरू मेरी जान, मेरी शहजादी, मेरी परी। बाबा आपसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं है। कोई अपने आप से भी नाराज़ होता है? बाबा इसे बाहों के घेरे में लिए इसका चेहरा उठाए आंसू साफ करते पेशानी चूमते कहा तो आबरू और ज़्यादा रोने लगी। बाबा आप बहुत अच्छे, दुनिया के बेस्ट बाबा। आई लव यू बाबा। आप भी दुनिया की बेस्ट बेटी हो जिस पर हमेशा अपने बाबा को फ़ख्र होता है। बाबा इसका चेहरा हाथों के प्याले में भरते बोले तो आबरू ने बाबा के हाथ चूम लिए। बाबा आई एम सॉरी। बाबा ने उंगली इसके होंठों पर रख दी। बेटियां सॉरी नहीं करती जब तक इनकी गलती ना हो। अब मेरी परी हंस के दिखाए। आबरू मुस्कुरा दी। येस दैट्स माय गर्ल। वो बाबा के गले लगे खुद से हद कर चुकी थी कि वो कभी भी बाबा को शिकायत का मौका नहीं देगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बाहर से गुजरती मामा ये मंजर देखकर मुस्कुरा दी क्योंकि वो भी बाप बेटी की नाराज़गी पर खफा थी। आबरू बेटा आ जाओ, ये सामान किचन में रखो और खाने की तैयारी करो। उफ जालिम समाज। मामा एक बार फिर बाप बेटी के प्यार में अटक गई। हा हा हा। आबरू की बात पर बाबा का फलक शिगाफ कहका पड़ा और आबरू भी मुस्कुराते हुए बाहर निकल गई। मम्मी बाबा। बीना बेगम और महरोज सुल्तान शौहर लॉन में रखी कि इनकी बहुत की खूबसूरत और स्टाइलिश चेयर पर बैठे जूस पीते हालात हाजरा पर बातें कर रहे थे ने जफ़र को देखा जो चेयर पर बैठा दोनों पाँव अपने सामने मेज़ पर रखे अपनी गोद में लैपटॉप खोले मसरूफ़ अंदाज में इनसे मुखातिब था। जी बेटा। दोनों एक ज़ुबान बोले तो जफ़र लैपटॉप मेज़ पर रखे टांगे नीचे करता सीधा होकर बैठ गया। बाबा आप सजावल महमूद को जानते ना, मेरे एक बहुत अच्छा कोलीग।
महमूद साहब जो आजकल सियासत में बहुत चमके हुए हैं, बहुत अच्छे इंसान, इनका एक ही बेटा ना? महरोज सुल्तान ने वजाहत देते हुए पूछा। जी बाबा, सजावल इनका इकलौता बेटा डॉक्टर है। बाबा, वो लोग आशु के लिए प्रपोजल लाना चाहते हैं। सजी की मामा को आशु की पार्टी में पसंद आ गई है, वो आशु को अपनी बेटी बनाना चाहती हैं। कब से सजी को मुझसे पूछ के बताने का कह रही हैं। फैमिली तो बहुत अच्छी है, एक ही बेटा भी है। क्या कहती हैं बीना बेगम? महरोज साहब ने इनसे तायद चाहिए तो वो फ़ौरन बोली, जी। मिसिस महमूद से मेरी और आशु की मुलाकात शगुफ्ता बेगम के घर पार्टी में हुई थी। बहुत अच्छी और सुलझी हुई खातून है, लेकिन आशु तो भी पढ़ रही है, डॉक्टर बनना इसका ख्वाब है। मम्मी, सजी बहुत अच्छा लड़का है, हमारी आशु को बहुत खुश रखेगा। और पढ़ाई का क्या, वो शादी के बाद भी पढ़ती रहे, इसे कोई रोक टोक नहीं होगी। तो फिर किसी दिन बुला लें इन्हें घर, जफ़र ने वजाहत देते हुए इजाज़त चाहिए। नहीं, अभी नहीं बाबा, पहले मैं आशु से बात करूंगा। ज़िंदगी इसने गुजारनी है, फिर वो को एजुकेशन में भी पढ़ती, क्या पता इसने किसी को सोच रखा हो। इसे अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारने का हक़ है, और ये हक़ मैं अपनी बेटी से कभी नहीं छीनूंगा। आखिरी फ़ैसला मेरी बेटी का ही होगा, और मुझे यकीन है मेरे बच्चे कभी गलत फ़ैसला नहीं करते। महरोज सुल्तान के अपने बच्चों पर इस कदर प्यार और मान पर बीना बेगम ने हाल हो गई। इन्होंने कभी भी सिकंदर, ज़फ़र और आशु में कोई तफरीक नहीं की, और इनकी यही आदत थी कि वो तीनों भी बाबा पे जान देते। जी बाबा, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, ज़फ़र ने कहा, और तीनों खुशगपियों में मसरूफ़ हो गए। सिकंदर नहीं आया? वो आउट ऑफ सिटी है बाबा, कल बात हुई थी, 2-3 दिनों तक आएगा, फिर इसकी फ़ॉरेन डेलीगेशन से मीटिंग। अल्लाह मेरे बेटे की मेहनत रंग लाए, और ऐसे ही रंग इसकी ज़िंदगी में भी बहार बन गया है। मैं चाहते हुए भी इसे बंद खोल से ना निकाल पाया। हमारी इतनी मोहब्बत भी इसकी ज़ात के बिखरे टुकड़ों को ना समेट पाई, इसकी जनूनियत को ख़त्म ना कर पाई। बाबा, ज़फ़र ने इसके आगे बढ़ के इनके हाथ पे हाथ रखा। ज़फ़र, क्यों इसके लिए हमारी इतनी मोहब्बतें नाकाफ़ी हैं? क्यों नहीं इसकी नफ़रत ख़त्म होती? मेरा पहला लफ्ज़ मम्मी बाबा भी इसे समझाना। आज तक आंटी अंकल की सूरत इसके मुंह से अदा होते। वो अब तक इन 4 सालों में जी रहा है, और मैं और तुम्हारी मामा ने 28 साल इसे मोहब्बत देना और करना सिखाया, और वो 4 साल नहीं भूला। अभी तक इसकी 4 साल की नफ़रत और जुनूनियत हमारे 28 साल के प्यार से जीत रही है। क्यों? भज्जो तो एक अभी भेजा काका, तो गंदा अच्छा काका आ गया जे, इसको तो मैंने बुलाना ही नहीं है। भज्जो भाग जा। बस आज फिर हमारे घर में मेला लगा हुआ बच्चों का। किधर गया वो जो जल्दी काम ख़त्म करके अंकल को मिलने की खुशी में आया था? गाड़ी बाहर ही खड़ी की, इसे जल्दी वापस भी जाना था। वो इन्हें लॉन में बैठे देख के वहीं आया। इन तीनों की पुश्त इसकी तरफ थी। अंकल की बातें, प्यार, सिकंदर को इनके आंसू कतरा कतरा अपने दिल पर गिरते महसूस हुए। वो दबे पाँव वापस मुड़ता अपने बेजान होते वजूद को संभालता गेट से निकल गया। भाई सिकंदर भाई, मासद के हाय अल्लाह, जा रहे हो? मेरे भी तो पारी दे जो। अचानक ही आउट ऑफ द सिलेबस जाके काका पारियाँ दे के चला गया। तो अभी थोड़ी देर पहले वादे वही हुए ना, मेरा बच्चा, मैंने कहा मेरा काका किसका है, तो कहता मैं आपका काका हूँ। तो फिर वो अभी ज़रा मिलना सेशन है, 1 मिनट मैं ज़रा वीडियो पोस्ट करके अपने काकों से मिल लूँ। भाई सिकंदर भाई। आशु जो अभी भी सीढ़ियाँ उतर रही थी, सिकंदर को देखते इसके पीछे भागी। आशु का गेट पर पहुँचते तक सिकंदर गाड़ी जन से ले उड़ा। आशु, क्या हुआ, कौन था? ज़फ़र इसकी ऊंचा बोलने पर इस तक आया जब तक मम्मी बाबा भी आ गए। कौन था आशु? सिकंदर भाई। क्यों चले गए वो? आशु फूले सांस के साथ बोली। सिकंदर? इन तीनों को अपने पैरों तले ज़मीन से रखती महसूस हुई। ज़फ़र को होश आया तो फ़ौरन पोर्टिको में खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ भागा और गाड़ी गेट से बाहर लाकर फुल स्पीड पर छोड़ दी। इसका रुख सिकंदर मंजिल की तरफ था। तुम सब कुत्ते किसी काम के नहीं हो किसी काम के, कोई हक नहीं है तुम लोगों को जिंदा रहने का। जरमीन शेख अपने फार्म हाउस पर तीनों बंदों को बेल्ट से मारती ऊंचा ऊंचा चीख रही थी। बंदियां बेल्ट ना मार दी भी ओथे ओदे सामने आवाज़ ही नहीं निकली, दंदल पे हुए सी। बीबी जी माफ़ कर दो हमें। बीबी जी, वो तीनों माफ़ी मांग रहे थे, इनके हाथ पांव बंधे गए थे। माफ़ कर दो। मैं माफ़ कर दूँ? जरमीन शेख अपने पर भौंकने वाले कुत्ते को भी गोली से उड़ा देती है। तुम लोगों से तो गुनाह कबीरा सरजद हुआ। एक छटांग भर की लड़की तुम लोग के हाथ ना आ सकी, हराम खोरो। जरमीन की बेरहमी से वो तीनों अधमुए हुए एक तरफ लुढ़क गए थे। इनके जिस्मों से खून रस रहा था। जरी, वो जो पिस्टल ताने इनको निशाना बनाने लगी थी, ज़ारून आगे बढ़ते इससे पिस्टल छीन ली। पागल हो गई हो, क्या कर रही हो? ज़ारून ने इसे कंधों से पकड़ के झंझोड़ा तो अपना आप एक झटके से छुड़वाती चीखी। हाँ पागल हो गई हूँ मैं, वो हो गई हूँ पागल। चलो चीखने के पैसा लग गया पता, तो पागल हो गई। दो मेरी पिस्टल। कोई हक नहीं इन हराम खोरों को जिंदा रहने का। बोझ है ये ज़मीन पर, आज मैं ये बोझ भी हटा देती। बाजार उनसे पिस्टल लेने के लिए गुत्थम गुत्था हुई तो इसने पिस्टल पूरे जोर से दीवार पर दे मारी। तुम चुप, एकदम चुप। अगर एक लफ्ज़ भी और बोली तो थप्पड़ लगा दूंगा। ज़रून उंगली उठा के वार्न किया। बेला, जिमी और शर्जील भी अंदर आ चुके थे। जरी, वो तीनों दौड़ते हुए इस तक आए। इसके बाल बिखरे हुए थे, मुठ्ठियाँ गुस्से से भींच रही थी। जरी, बहुत बुरा किया ब्रू ज़मान, तुमने मुझ पर हाथ उठाया ना, सो कोल्ड मलानी। हाथ काट दूंगी, तुम्हारी नाम नेहाद इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दूंगी, आग लगा दूंगी इस दुनिया को, अगर 2 दिन के अंदर मुझे वो बिच ना मिली तो।
जरी इन चारों को देखती गुस्से से चीखी तो जिमी आगे बढ़कर इसे बाजू के घेरे में लेते हुए बोला, डोंट क्राई बेबी, ऐसा ही होगा। आबरूजमान को हिसाब तो चुकाना होगा, बट जस्ट चिल फॉर नाउ। यू नो बेबी, शर्जील आज रात पार्टी दे रहा, खूब हल्ला गुल्ला होगा, जरून ने बताया। एंड बेबी, वो आमिर जहूर कब से तुमसे मिलने के लिए बेचैन, इसका भी कुछ एहसास कर लो। बेला आंख दबाते हुए बोली तो सबका मुश्तरका कहका पड़ा, हा हा हा। हाँ यार, इस बेचारे को भी कुछ टाइम देना होगा, कब से पैगाम भेज रहा है। जरी आंख मारती इतरा के बोली, चलो यार चले, मुझे पार्लर भी जाना है, बहुत बुरी हालत हो रही है। जरी ने बगदड़ में चाहिए तो चारों रूम से निकल गए। अफसोस, ये चारों एलीट क्लास के बिगड़े हुए बच्चे थे, जिनके लिए नाजायज़ काम जायज़ और हराम चीज़ हलाल होती, जिनके लिए जिनकी सिर्फ थ्रिल थी। व्हाट द हेल इज़ दिस। बार बार नंबर मिलाने पर सिकंदर का सेल ऑफ मिला तो जफर ने जोर से स्टीयरिंग पर मुक्का मारा। तेज़ रफ्तारी के बायस कई बार इसका एक्सीडेंट होते होते बचा। ये कुछ पता नहीं सिकंदर ने उन्होंने केड़ा अर्शदा किंगरा बना कर रखा है। बादलों की ज़ोरदार गर्ज हुई और अब साथ ही तेज़ बारिश शुरू हो गई तो मजबूरन जफ़र को गाड़ी की रफ्तार कम करनी पड़ी कि इसे दूर सड़क किनारे फुटपाथ पर एक वजूद बैठा नजर आया। तो सफ़र को पहला ख्याल सिकंदर का ही है। सिकंदर। जफ़र ने इसके सामने बैठते हुए कंधों से थामे से देखा, जिसकी आंखों से बहते आंसू बारिश के कतरों में मिलकर इन्हें बेमोल कर रहे थे। लेकिन जफ़र इस एक एक आंसू को पहचानता था। वो दोनों मुकम्मल तौर पर भीग चुके थे। शाह। इससे पहले कि जफ़र कुछ बोलता, सिकंदर इसके हाथ झटकता दूर जा खड़ा हुआ। क्यों आए हो यहाँ, क्यों? सिकंदर। बाबा सिर्फ नहीं हूँ मैं तुम लोग के प्यार के काबिल, छोड़ दो मेरे हाल पे, तुम जाओ। शाह, चलो घर, बहुत बारिश है, बीमार हो जाओगे, तुम जाओ। शाह, आपकी बार मैं गया तो तुम हमेशा के लिए मुझे खो दोगे। आई डोंट केयर। शाह, तुम्हें किसी की परवाह नहीं, इन लोगों की भी नहीं जिन्होंने एक उम्र लगा दी तुम पर। तुम्हें अपने सगे बच्चों से भी बढ़ के चाह। इनके मुँह से हमेशा हमारे 3 बच्चे की गिरदान सुनी। तुम्हें अपनी आगोश में लिए ज़माने के सर्दो गर्म से बचाया, हमेशा घर के बड़े बेटे का मान दिया। इनकी परवाह भी नहीं है। जफ़र इसकी बेरहमी पर इसे झंझोड़ता हुआ बोला। बादल ज़ोर से गरजे और बारिश ने तूफान का रुख इख्तियार कर लिया। इन्हीं की वजह से तो जिंदा हूँ। इनके प्यार का एहसान कभी नहीं चुका सकूंगा। इनके प्यार के एक एक लम्हे का कर्जदार हूँ मैं। लेकिन वो 4 साल ही तो मैं भूलना नहीं चाहता, जो लावे की तरह मेरे अंदर पक रहे हैं। पल पल आग में जल रहा हूँ मैं। ये ये तूफानी बारिश देख रहे हो ना, ये भी इस आग को बुझाने में नाकाम है। ये आग तभी बुझेगी जब तक इसको लगाने वाले खुद इसमें जल नहीं जाते। तब तक ये अजियत मुझे होती रहेगी, जब तक मैं इन्हें इस अजियत में देख नहीं लेता। जाके खसमान खा फिर। जफ़र को इसकी तरफ देखते हुए खौफ महसूस हुआ, जिसकी खूबसूरत आंखें गुस्से से लालंकारा बनी हुई थी। वो समझाने की पोजीशन से बहुत दूर जा चुका था। वो खुद से तो क्या, शायद पूरी दुनिया से नाराज़ था। बारिश की वजह से इक्का दुक्का गाड़ी गुजर रही थी। शाम के साए पूरे आबोताब से अपने पर फैला चुके थे। चलो। काफ़ी देर बाद सिकंदर खुद को नॉर्मल करते हुए बोला, चलो मेरी गाड़ी में ही आ जाओ। जफ़र ने कहा तो वो सरस बात में हिलाता बैठ गया। जफ़र भी ड्राइविंग सीट संभालते शाह के ड्राइवर को कॉल करके इसकी गाड़ी ले जाने का कहा। ड्राइवर गाड़ी ले जाता है। जफ़र ने मोबाइल डैशबोर्ड पर रखते हुए कहा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। मेरे घर चलो। काफ़ी देर शाही खामोशी को शाह की आवाज़ ने तोड़ा। जफ़र बात किए बिना इसकी बात पर अमल कर गया। गाड़ी पोर्टिको में खड़ी करते हुए शाह के इस महल के अंदर आ गए थे। वो दिन शाह के बेडरूम में आए तो इसने अलमारी से अपना खूबसूरत ड्रेस निकाल के इसे दिया। चेंज कर लो। जफ़र खामोशी से ड्रेस लेता वॉशरूम चला गया। वो चेंज करके निकला तो सिकंदर भी अपना ड्रेस लिए वॉशरूम में घुस गया। सफ़र सोफे पर बैठा गर्मा गर्म कॉफ़ी पीने लगा, जो फरीदा भी रख के गया था। जब शाह टॉवल से बाल साफ करता वॉशरूम से निकला। वाह, कॉफ़ी। फरीद बिना बताई जान जाता है कि मुझे किस वक्त किस चीज़ की तलब है। शाह टॉवल बेड पर फेंकता मुस्कुराता हुआ ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा होता बोला, जबकि दूसरी तरफ खामोशी छाई रही। जफ़र, तुम्हें पता है कि मुझे मनाना नहीं पसंद, तो अपने इस मुँह को ठीक करो। काफ़ी देर बाद शाह अपने बाल बनाता, खुद पर परफ्यूम का अच्छा खासा छिड़काव करता, कंधों पर खूबसूरत चादर रखे इसके साथ सोफे पर बैठते कॉफ़ी का कप पकड़ते हुए बोला। तो जफ़र ने इसे देखा, जो काले रंग के कुर्ता शलवार में अपने चौड़े कंधों पर चादर रखे, जो वो हमेशा ही करता था शलवार कमीज पहनने के बाद रखता था। जेल लगाए बालों पर खूबसूरत चमकती आंखों, जिनमें अब हल्की लाली का निशान बाकी था। चेहरे पर मुस्कुराहट से चाहे अपनी बेपनाह सफ़ेद रंगत के साथ नज़र लग जाने के हद तक हसीन तरीन लग रहा था। बिलाशुबा मुकाबिल के चारों शाने चित करने का कमाल लगता था। बहुत बुरे हो तुम, जफ़र हार मानते हुए बोला, क्योंकि उसे पता था कि शाह इसे अगले जन्म तक भी नहीं मनाएगा। वो ऐसा ही था। हाँ हाँ हाँ, नो डाउट, आई एम टू बैड। चलो। अंकल आंटी वेट कर रहे होंगे। शाह कॉफ़ी ख़त्म करता हुआ खड़ा हो गया। क्या देख रहे हो भाई, मैं भी साथ जा रहा हूँ। शाह इसके होंग पने देखने पर बोला तो वो दोनों मुस्कुराते हुए पोर्टिको में खड़ी सफ़र की गाड़ी में बैठ गए। इसकी गाड़ी भी जमाल ड्राइवर ले आया था। अंकल आंटी पूछें तो खामोश रहना, मैं बता दूंगा इंपॉर्टेंट कॉल आ गई थी, सो जाना पड़ा। बहुत कमीने हो। हाँ हाँ हाँ, और भी जो हल्का बात है मेरी शान में बता दो। शाह हंसते हुए बोला तो जफ़र इसके कंधे पर इस कदर ज़ोरदार मुक्का रसीद किया कि इसका अपना हाथ दुखने लगा। लेकिन शाह को ज़रा परवाह न हुई। पत्थर हो पूरे, जल्लाद। जफ़र इसके हंसने पर इसे घूरता हुआ बोला। हल्की हल्की बारिश अब भी हो रही थी। बातों बातों में गाड़ी सुल्तान विला के पोर्टिको में जा रुकी।
शायद से अगले जन्म तक भी नहीं मनाएगा वह। अच्छा, सीन रिपीट हो गया। भाई साहब आ जाओ। शाहनवाज रजा मीर जो स्टडी रूम में बैठे कोई किताब पढ़ रहे थे ने आवाज़ पर दरवाजे की तरफ देखा। हाँ हाँ जहाज़ेब मियाँ आओ आओ। किताबों रहने की एक तरफ रखी अपने साथ सोफे पर जहाज़ेब के लिए जगह बनाते हुए बोले, क्या पढ़ रहे थे भाई साहब? जहाज़ेब ने इनके पहलू में बैठते हुए पूछा। कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा तुम बताओ कैसा रहा कराची का टूर? बहुत अच्छा भाई साहब, काफ़ी दिन लग गए लेकिन जो मीटिंग्स थी बहुत अच्छी रही। फिर वापसी पर लाहौर साथ के पास भी 3-4 रोज़ रुका, इसे भी डिस्कस करना था। सो अब ऑलमोस्ट सब कुछ क्लियर, साथ बहुत जल्द न्यू फॉर्म खोल रहा है। जहाज़ेब ने तफसील से बताया। माशाल्लाह, बहुत मेहनत कर रहे हो तुम और साथ। अल्लाह पाक तुम लोगों को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, आमीन सुम आमीन। भाई साहब बेशक हम बहुत मेहनत करें लेकिन इस कारोबार की बुनियाद तो आपने ही रखी है। मेहनत और तरक्की करते हुए आपने अपना आप मनवाया। आज भी लोग हमें कम और शाहनवाज रजा मीर को ज़्यादा जानते हैं। ये सब आपके मरहूने मिन्नत है। जहाँ ने इनके हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा तो वो हंसती। नहीं, ये अल्लाह पाक का करम है हम सब पे, जिसकी इजाज़त के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, जो हमारे गुनाहों को छुपाए हमें इज्जत दिए हुए। बेशक, बिल्कुल ठीक फरमाया आपने भाई साहब। ऐसा आया था घर? हाँ आया था 1-2 दिनों के लिए। काफ़ी कमज़ोर लगा मुझे, बुखार भी था इसे। हाँ जी, मेहनत भी बहुत कर रहा है, लास्ट सेमेस्टर है इसका। और हमारी गुड़िया क्या कर रही है? माँ जी, भाभी और सदीका जहान की बीवी लॉन में बैठी धूप सेंक रही है, जबकि आपकी लाडली सबके लिए पकोड़े बना रही हो। हा हा हा, वाओ। मिशी और किचन खूब। भाई साहब साथ बता रहा था आपकी तबीयत ख़राब हो गई थी। हाँ यार, उम्र के साथ साथ तबीयत में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, बस हल्का सा फीवर था। और वो डिप्रेशन, जहनी और कल्बी बेसुकूनी, जहान ने इनकी बात काटते हुए कहा। उफ यार, मुझे क्या डिप्रेशन हो सकता है? वही तो बताएं, क्या डिप्रेशन है आपको? आप खुद नेक और अच्छे इंसान, आपकी बीवी नेक और फरमाबरदार, दौलत शोहरत हर चीज़। किसी किस्मत वाले के पास ये सब कुछ परफेक्ट होता तो फिर मुझे कोई डिप्रेशन विप्रेशन नहीं है। डॉक्टर्स का दिमागी खलल है, झूठ बोलते हैं, पता है ना? पता है नहीं, डॉक्टर बने बैठे। मेरे पास सब कुछ है, क्या डिप्रेशन होना मुझे? वो जल्दी से जहान की बात काटते बुक रैक्स के सामने खड़े होते हुए किताबों को तरतीब ठीक करते हुए बोले, इसका मतलब आप कुछ नहीं बताएंगे? काफ़ी देर बाद जहान ने इनके पास से आके पूछा, क्या बताऊँ? जब कुछ है ही नहीं तो क्या बताऊँ? वो अपनी बात पर जोर देते हुए बोले। बड़े अब्बू, बाबा आ जाए, मैं लॉन में चाय वगैरह रख चुकी हूँ, बस आपका ही वेट है। जहान कुछ बोलने वाले थे कि रिमशा आ गई। क्या हुआ, आप लोग बिजी हैं तो मैं यही दे देती हूँ, रिमशा ने होंक बने खड़े देखकर बोली। नहीं गुड़िया, हम बिल्कुल भी बिजी नहीं, चलो आ जाओ जहान तुम भी। शाहनवाज रिमशा को बाहों के घेरे में लिए बाहर निकल गए। ठीक कहता है साथ, कुछ तो है जो भाई साहब छुपा रहे हैं। क्या? जहान सोचते हुए लॉन में आ गए, जहाँ मेज़ पर चाय और पकौड़ों के साथ दीगर लवाजमात भी थे। वाह वाह, मेरी गुड़िया ने बहुत ज़बरदस्त पकौड़े बनाए, मज़ा आ गया। खाने के बाद शाहनवाज साहब ने रिमशा की तारीफ़ की तो जहान एक तरफ जहाँ एक तरफ सभी हंसे, वहीं रिमशा इतरा के दादों की तरफ देखते हुए बोली, बड़े अब्बू मैं तो हर चीज़ ही बहुत टेस्टी बनाती, बस कुछ बुढ़ों को पसंद नहीं आती। हा हा हा। रिमशा की बात पे सबका कहका पड़ा। ओए चुप हो जाओ सारे। ए लड़की, बुढ़ी होगी तेरी माँ चाची ना मैं तेरा क्या बिगाड़ा जो तू मैनू बुढ़ी बुढ़ी कह रही है, हैं? दादो एकदम गुस्सा होती छड़ी इनके कंधे पर मारी तो वो बिलबिला उठी। उफ जालिम लड़की, कितने ज़ोर से मारा। रिमशा का दादो को लड़की कहने पर दादो के साथ साथ सभी हंस पड़े। अब मुझे वाकई यकीन हो चला कि दादा बेचारे आपके जुल्म की वजह से जल्दी रुखसत फरमा गए। ठहरो ज़रा। इससे पहले कि दादो एक बार फिर अपनी छड़ी का वार दिखाती, रिमशा इनका इरादा भांपते हुए दौड़ लगा गई। सभी हंसते हुए खुशकपियों में मसरूफ़ हो गए थे। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, तुम्हारी बेटी होगी, मैं इसे छीन लूँगा तुमसे, छीन लूँगा, छीन लूँगा, छीन लूँ आबरू। जमान अहमद जो गहरी नींद में थे चीखते हुए उठे तो दूसरी जानिब सोई सईदा बानो भी उठ बैठी। क्या हुआ जमान, आप ठीक है? सईदा बानो ने लाइट जला दे पानी का गिलास इन्हें दिया। हाँ ठीक हूँ मैं, बस पूरा ख्वाब था। अब्रू कहाँ है? मेरा मतलब बच्चे सो गए? इन्होंने हकलाते पूछा। हाँ जी, कब के सोए हैं? अब 4 हो गए, कुछ ही घंटे बाकी सुबह होने में, इन्होंने घड़ी पर निगाह डालते जवाब दिया। जमान कैसा ख्वाब था? कहते इस वक्त देखा कि ख्वाब सच्चा होता, मुझे डर, अल्लाह ना करे। इससे पहले कि वो अपना डर जाहिर करती जमान अहमद फ़ौरन बोले, अल्लाह ना करे ऐसा, और परेशान ना हो, बस ख्वाब था, बंद आंखों में तो डरा सकता, सामने नहीं आता खुली आंखों में। वो इनकी परेशानी दूर करने के लिए बोले, मगर इनके अपने ख्वाब अंदर ये ख्वाब अपने पंजे गाड़ चुका था। इन्हें बहुत जल्द कोई फैसला लेना था। सईदा मैं एक बात सोच रहा हूँ, ज़मान अहमद सही फैसला लेते हुए बोले। क्या? हमें आबरू की शादी कर देनी चाहिए। सईदा बानो जो शायद इसको आपके बारे में ही सोच रही थी, चौंकते हुए बोली, शादी? यूँ अचानक? अचानक कहाँ? आबरू पर 21 की हो गई है, शादी की उम्र है इसकी, फिर हया भी 19 की हुई पड़ी है। आप कह तो ठीक रहे हैं, लेकिन आबरू का भी मास्टर का फर्स्ट ईयर, वो नहीं मानेगी, और सबसे पढ़ के लड़का। अरे नेकबख्त, तुम क्यों परेशान होती हो? आबरू का मनाना मेरा काम, और पढ़ाई, शादी के बाद पढ़ना कौन सा मुश्किल है? और लड़का?
आमना बहन इनकी दूर की कज़न होने के साथ मोहल्ले में रहती थी। कई बार मुझसे अपने बेटे तैमूर के लिए आबरू को कह चुकी, मैं टाल देता था, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि हाँ कह दूँ। तैमूर देखा भाला बच्चा और सबसे बढ़ के आर्मी में अच्छी पोस्ट पे। हाँ जी तैमूर अच्छा बच्चा, इज्जत करने वाला, जैसा आपको मुनासिब लगे, लेकिन पहले आबरू से बात ज़रूर कीजिएगा। सईदा बानो भी तैमूर की तारीफ़ करते हुए बोली, हाँ आबरू से मैं कल ही बात करता हूँ। फिर आमना बहन को बताता, अच्छा मैं नमाज़ पढ़ लूँ। सईदा बेगम के जाने के बाद वो भी मस्जिद की तरफ चलती है। न जाने ज़मान अहमद ने आबरू से क्या कहा था कि वो इनकी बात मान गई। यूँ 7 दिन बाद बरोज़ इतवार घर में आबरू और तैमूर की मंगनी का छोटा सा फंक्शन किया गया, जिसमें आमना बेगम और ज़मान अहमद के चंद रिश्तेदारों के अलावा मोहल्ले के कुछ लोग शामिल थे। अहद और सना भी आबरू की इस खुशी में शामिल थे। तैमूर और आबरू ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई तो सबने ने मुबारकबाद दी, जबकि शादी की तारीख आबरू के फाइनल्स के बाद यानी 3 माह बाद की रखी गई। फिर सब मेहमानों को खाना दिया गया। आबरू अहद और सना के पास खड़ी इनकी बातों पर हंस रही थी जो इसे तंग कर रहे थे, और यूँ एक खुशगवार शाम का इख्तिताम हुआ। ज़मान अहमद भी बहुत खुश थे इस बात से अनजान की खुशी इनकी आखिरी खुशी, इसके बाद सिर्फ दुख 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 है। आशु बेटा यहाँ आ जाओ। आशु जो एक बार फिर इस लड़के की तलाश से नाकाम लौटी सीढ़ियाँ चढ़ते अपने रूम में जाने लगी, जब बाबा की आवाज़ पर इसने कदम टीवी लाउंज की तरफ मोड़ लिया। अस्सलाम वालेकुम बाबा, इसने सोफे पर इनके पहलू में बैठते सर इनके कंधे पर रख दिया। वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हुआ मेरे बच्चे को? महरोज साहब ने इसके गेट बाजू का घेरा डालते हुए पूछा। कुछ नहीं बाबा, बस तबीयत बेजार सी हो रही है, आप बताएं। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप भी मेडिसिन लो। जी बाबा। बाबा क्या हुआ? काफ़ी देर बाद आशु ने इन्हें मुखातिब किया, जो बज़ाहिर नज़रें टीवी पर जमाए थे, लेकिन इनकी सोच का मरकज़ आशु ही थी। आशु? जी बाबा। इसने सीधे होके बैठते इनका हाथ थाम लिया। मामा किसी मीटिंग में और ज़फ़र अस्पताल में था। आशु, आपको पता है कि मुझे आपसे कितना प्यार है? जी बाबा, अपने बेटों ज़फ़र भाई और सिकंदर भाई से पढ़कर। क्या हुआ बाबा? आशु ने एक बार फिर पूछा। आशु, पता है जब बेटी पैदा होती है तो माँ बाप कितना खुश होते हैं। इसकी हंसी मजाक, इसकी शरारतें सभी दिलकश होती हैं। बेटियां जान होती हैं माँ बाप की, वो इसे हमेशा अपने सीने में छुपा के रखते हैं, लेकिन इसकी हर एक अदा पर कुर्बान होते हैं माँ बाप। हज़ार हज़ार बार वक्त के वारी जाते हैं। देखते देखते बेटियां बड़ी होती जाती हैं, और फिर वो वक्त आता है जब इन्हें माँ बाप को छोड़ के जाना होता है। बाबा, आशु की बात का मतलब समझते हुए इनके गले लगे रोते हुए बोली। बाबा, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी, कहीं नहीं जाना मुझे, मैं हमेशा आपके पास रहूँगी। वो ज़ोर ज़ोर से रोते हुए बोली तो बाबा की भी सिसकी उभरी। आशु, ये तो कुदरत का कानून है, जिसे पूरा करना बेशक मुश्किल, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है, जिसे हर हाल में हर सूरत में अदा करना होता है। वरना कौन अपने जिगर का गोशा जैसे सारी उम्र वो सैंत सैंत के रखता है, ऐसे किसी अनजान को दे देता है, इसका कुल मुख्तार बना देता है। बाबा इसे बाहों में छुपाए इसके सर पर हाथ फेरते हुए चुपके से अपनी आंखों का पानी साफ कर गए, जैसे आज इसकी रुखसती हो। बाबा, अच्छा रोना नहीं, बाबा की बात सुनो। आपको अपने बाबा पर कितना भरोसा है? बाबा, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? मुझे आप पे खुद से बढ़कर यकीन भरोसा है, मैं तो आपके पैरों की खाक बराबर भी नहीं। आशु बेटी खाक नहीं, आशु बेटी खाक नहीं, इसकी जगह यहाँ अपने दिल पर उंगली रखी रहने की है। तो आशु ने इनके हाथ चूम लिए। बाबा, ऐसी क्या बात है जो आप खुद को और मुझे भी इमोशनल कर रहे हैं? आशु, अगर मैं आपकी ज़िंदगी का कोई फ़ैसला, इससे पहले कि वो अपनी बात कहते आशु उनके मुंह पर हाथ रखते बोली। बाबा, मेरी ज़िंदगी के हर एक फ़ैसले का इख्तियार आपको, मामा, सिकंदर भाई और ज़फ़र भाई को है। आप जो कहें सर आंखों पर, आपको पूछने की क्या ज़रूरत है? और बाबा, आप जो बात कहने जा रहे हैं मैं समझ गई, लेकिन बाबा इतनी जल्दी भी क्या है? सिर्फ 2 साल बाबा, मुझे डॉक्टर बनाना भी तो आपका ख्वाब है ना। सिर्फ 2 साल बाकी हैं, फिर आप ऐसा जैसा कहें बिल्कुल वैसा ही होगा। माशाल्लाह, मेरी बेटी तो बहुत बड़ी और समझदार हो गई है। बाबा बेसाख्ता इसकी पेशानी चूमते मुस्कुरा दिए। अरे वाह भाई, मुस्कुराते हुए क्या राजो न्याज हो रहे हैं। आशिर बाबा खुशकपियों में मसरूफ़ थे जब सिकंदर और ज़फ़र सलाम करते अंदर आके बोले, हम आप दोनों की शादी प्लान कर रहे थे। आशिर सलाम का जवाब देते वह बोली तो सिकंदर बाबा के साथ ही सोफे पर, जबकि ज़फ़र 1 सीटेड सोफे पर रिलैक्स अंदाज में बैठते हुए बोला, गुड जोक आशु, हो ही ना जाए सिकंदर की शादी। हाँ अलबत्ता मैं ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। हाँ हाँ हाँ। ज़फ़र की बात पर जहाँ आशु और बाबा मुस्कुरा दिए, वहीं शाह ने पास पड़ी गद्दी ज़फ़र को दे मारी, जिसे बहुत खूबसूरती से कैच करता मुंह बना शाह को चिढ़ाने लगा, जो वो वाकई वो चिढ़ भी गया। क्या भाई, आप देखना मैं और मामा बहुत जल्द इनके लिए लड़की ढूंढ दें, और कितना चाहेंगे भाई इसे। वाह वाह, नई तारीख रकम होगी फिर तो, वो भी अगली सदी तक। ज़फ़र एक बार फिर टुकड़ा लगाया। अंकल मैं रूम में जा रहा हूँ। और हाँ आशु, वो ज़्यादा ज़्यादा पलटा, ये ड्रामे ख़त्म हो जाए तो प्लीज़ एक स्ट्रॉन्ग सी चाय रूम में दे जाना। हा 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 हा। आशु जो शाह की ड्रामा वाली बात पर मुंह खोले हैरान बैठी थी, ज़फ़र ने हंसते हुए इसके सामने चुटकी बजाई। होश में आओ बहन, शायद तुम्हारी करके गया भाई। वो इसे मारने के लिए उठी तो ज़फ़र इसका इरादा भांपते हंसा व सीढ़ियाँ चढ़ गया। तो बाबा भी मुस्कुरा दिए। बाबा आप भी? नहीं नहीं आशु। हाँ हाँ हाँ। फिर वो दोनों हंस दिए। पूरे के पूरे जिल्लात हैं शाह भाई। उफ़, वो हंसते हुए चाय बनाने चली गई।
ज़ैनब भी ऐसा क्यों होता है? अल्लाह पाक ने जब हमारी किस्मत में महबूब को नहीं लिखा होता तो फिर क्यों हमारे दिल में इसकी मोहब्बत डालता है? क्यों? ऐसे एक बार फिर खुद को ज़ैनब बी के पास आने से ना रोक सका। जब से इसे आबरू की मंगनी का पता चला था वो माही भी आपकी तरह तड़प रहा था, खुद को आग में जलता हुआ महसूस कर रहा था। वो इन सब सवालों के जवाब चाहता था जो हथौड़े की मारे जिसके दिमाग पर लग रहे थे, और एक बार फिर वो अपने जख्मी दिलो दिमाग के साथ ज़ैनब बी के सामने बैठा रो रहा था। क्यों? जब महबूब से मिलाना नहीं होता तो क्यों हमारे दिल को इसके प्यार मोहब्बत से भर के हमें तड़पने के लिए छोड़ देता है? क्यों इस शख्स के बगैर जीना मुहाल हो जाता है जो किस्मत में लिखा ही नहीं होता? अल्लाह पाक तो सब जानता है ना, हमारी शहरक से भी करीब है, तो क्यों हमें इससे जुदा करके तड़पाता है? क्यों ज़ैनब भी क्यों? मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, वो मेरे दिल के गोशे गोशे में बसती है। मेरे लिए इसके बगैर जीना मुश्किल है ज़ैनब भी। कोई राह, कोई आसरा, कहाँ सुकून मिले मुझे? एहसन के अश्क ज़ैनब बी को अपने दिल पर गिरते हुए महसूस हुए। इसका तड़पना, बिलक बिलक के रोना, फरियाद के ना होना ज़ैनब बी को अपना दिल फटता हुआ महसूस हुआ और बेसाख्ता इनके मुंह से निकला, इल्ला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल कुलूब। अल्लाह पाक माफ़ फरमाइएगा कि अगर मैंने कोई ज़ेर ज़बर की कुछ गलत पढ़ रही हो। याद रखो अल्लाह के ज़िक्र से दिल को तसल्ली होती है। सूरत राद। ज़ैनब बी के मुँह से अदा होने वाली इस एक आयत ने जैसे इसे अपनी जगह पर मुंजमद कर दिया। इसके आंसू ठहर के जब एक बार फिर ज़ैनब बी की आवाज़ इसे अपनी समातों से टकराती हुई महसूस हुई। प्यार मोहब्बत एक फितरी अमल है, इसमें हमारे शऊर का कोई दखल नहीं होता। ये हो जाती अगर कोई अचानक आपके दिल पर काबिज़ हो जाता है। इसको आपको इससे मिलना, बात करना, इसे सोचना, महसूस करना इतना अच्छा लगता है कि इसके अलावा हमें हर बात भूल जाती है। महबूब की चाहत ही हमारे लिए दिल का सुकून होती है, लेकिन वही सुकून बेसुकूनी में बदल जाता है जब महबूब हमारे जज्बों की पजीराई नहीं करता। हमारा होना ना होना इसके लिए बराबर होता है। हमारा तड़पना, टूटना, बिखरना इसके लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वो सिर्फ हमारे जज्बे होते हैं। हम सुकून की तलाश में दर दर की ठोकरें खाते हैं कहीं, लेकिन कहीं सुकून मैसर नहीं होता, क्योंकि हम बेशक अल्लाह पाक ने दिल का सुकून अपने ज़िक्र में रखा है। बेशक वो दिलों के भेद खूब जानता है। वो चाहे तो क्या नहीं मुमकिन, हर चीज़ सिर्फ इसके एक कौन की मोहताज। इसने हमारे दिल में मोहब्बत पैदा की, नहीं मिलाया, इसमें भी हम बहुत बड़ी मसलत हो सकती है। हमारी सोच इसकी मसलत के बराबर नहीं हो सकती। हम नादान है, वो गफूर रहीम। हम मोहब्बत करके इसे मांगने की ज़िद करते हैं, इस बात से अनजान कि क्या पता वो मोहब्बत हमारे लिए किसी बहुत बड़े खसारे का बायस बन जाए, या क्या पता कोई और शख्स हो जो तुम्हें मांग रहा हो दुआओं में, इसकी चाहत में ज़्यादा तड़प हो और इसकी दुआ कबूल की जा चुकी हो। ये बेशक अल्लाह के फ़ैसले हैं, इसे करने दो। हमारी सोच इसकी हिकमत के सामने कुछ भी नहीं है। ज़ैनब भी एहसन का चेहरा हाथों के प्याले में इतने मीठे अंदाज में बोल रही थी कि इनके एक एक लफ्ज़ पे एहसन को दिल में हलचल होती महसूस हुई। अल्लाह से मोहब्बत ना मांगो, बल्कि ये मांगो कि अल्लाह अगर मोहब्बत मेरे लिए बाइस सुकून, बाइस फ़ख्र और बाइस फ़ायदा तो मेरी किस्मत में लाजमी लिखना। अगर वही मोहब्बत तुम ज़िद करके छीन के या ज़ोर ज़बरदस्ती हासिल करना चाहोगे तो भी तुम्हें सुकून कहीं नहीं मिलेगा। किसी के सामने रोने का कोई फ़ायदा नहीं, ना महबूब के सामने। अगर इसे तुम्हारी मोहब्बत पर यकीन होता तो तुम्हारे लिए आंसू का बाइस ना बनता, ना किसी और इंसान के सामने। ये दुनिया सिर्फ तमाशाई है, तमाशा देखती है। आज तुम्हारे दिल पर मरहम रखेंगे, कल मजाक उड़ा के तुम्हारे खूबसूरत जज्बों की तौहीन करेंगे। अगर रोना तो इस पाक ज़ात के सामने रो जो खुद कह रहा है, ए आदम के बेटे मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अरे तुझे मेरे हक़ की कसम, तू भी तो मुझसे प्यार कर। तो बेशक सिर्फ अपने रब से मांगो जो भी मांगना है, वही दाता है। इसका जिक्र करो तो दिलो रूह में सुकून उतर आएगा। सब मोहब्बतें वक्ती हैं, वक्त के साथ फ़ना हो जाने वाली। सिर्फ एक ज़ात की मोहब्बत बाकी रहने वाली है, वो है मेरे अल्लाह की मोहब्बत। ज़ैनब भी जो एक रबत के साथ बोल रही थी ने एहसन की तरफ देखा जो इनके गले लगे रोता हुआ बोल रहा था। ज़ैनब भी, तो क्या अल्लाह पाक के ज़िक्र से मुझे सुकून आ जाएगा? इंशाअल्लाह ज़रूर, बस हमें मांगना आना चाहिए, वो हमारा दामन खुशियों और राहतों से भर देगा। ज़ैनब भी इसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली। ज़ैनब भी, बहुत शुक्रिया। एहसन अपने आंसू साफ करता इनके हाथ चूम गया। इसे हमेशा से ज़ैनब भी के वजूद से ममता भरी खुशबू महसूस होती थी। वो हर मुश्किल में इसकी बेहतर रहनुमाई करती। ज़ैनब भी ने ज़बरदस्ती से खाना खिलाया। जब वहाँ से निकला तो इसके कदमों में कोई शिकस्त नहीं थी जो आते हुए थी, लेकिन जाते हुए इसके पास सबसे मजबूत सहारा था, अपने रब का सहारा। मैं सोच रही हूँ गंदा शक कर लूँ ऐसे कि बाप के ऊपर, तो ज़ैनब बी ते की पता है ये ज़ैनब बी उसकी माँ निकले जो ममता भरी जड़ा सा महसूस होंदी उन्हों, हो सकता है ना वो भी किसी पछतावियां विच गरक आ। हाय हाय। सफ़ीर, जो फाइल मैंने कंप्लीट करने के लिए दी थी फ़ौरन मेरे ऑफिस में लेकर आओ। यस सर। सिकंदर सफ़ीर को कहते एक और कार मिलाई। सिकंदर शाह स्पीकिंग। महमूद, सारे अरेंजमेंट्स कंप्लीट है, मुझे हर एक चीज़ परफेक्ट चाहिए। यस सर। शहर के सबसे महंगे होटल का हॉल बुक है, किसी चीज़ की कमी नहीं, एक एक चीज़ रेडी। महमूद ने तफसील बताते हुए कहा। गुड, सी यू एट इवनिंग, बाय। यस फ्रीद, क्या रिपोर्ट है? सर, सब मेंबर्स को रिसीव कर लिया गया, सारी गाड़ियाँ होटल की तरफ रवाना हो चुकी हैं, होटल में हर चीज़ रेडी है। गुड फ्रीद, ओके बाय। शाह ने इंटरकॉम रखा तो सफ़ीर ने फ़ाइल इसके सामने रख दी। ओके सफ़ीर, तुम जाओ और सबको वार्न कर दो कि जो फाइल्स मैंने इन्हें दे रखी हैं फ़ौरन भिजवाएं।
एक बार मैं खुद सारी फाइल स्टडी करूँगा। यस सर। सफ़ी के जाने के बाद वो हाथ में पकड़ी फाइल स्टडी करने लगा। तकरीबन 15 मिनट बाद सभी फाइल्स इसके सामने टेबल पर मौजूद थी। 2 घंटे तक तमाम फाइल स्टडी करने के बाद इंपॉर्टेंट फाइल्स और प्रेजेंटेशन फाइल्स अलग करते ऑलमोस्ट अपना काम ख़त्म कर चुका था कि इंटरकॉम बजा। सिकंदर शाह स्पीकिंग। वो रिसीवर कान से लगा फ़ौरन बोला, सर मीटिंग फिक्स 7:30 PM पर स्टार्ट होगी। सर इस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल सभी पार्टीज़ को इन्फॉर्म कर दिया गया। ओके गुड। यस सर। शाह ने रिसीवर इंटरकॉम पर रखते हुए घड़ी पर निगाह की जो पूरे 1 बजा रही थी। उफ़, यानी अभी 6 घंटे बाकी। शाह रिलैक्स अंदाज में चेयर पर घूमते मुस्कुरा दिया। वो बहुत खुश था। आज इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन था। इसकी 7 साल की मेहनत और लगन आज पूरी होने वाली थी। वो सोचते सोचते मुस्कुरा दिया और अंकल आंटी को कॉल करके दुआएं ली। आबरू बेटा, सना का फ़ोन है। अम्मी मुझे बात नहीं करनी, मना कर दें। वो यूनिवर्सिटी से आने के बाद पौधों को पानी दे रही थी। अम्मी की आवाज़ पे मूर्ति ने जवाब दिया, हैं क्यों, खैरियत, क्या हुआ, लड़ाई होगी क्या तुम 2 लोगों की? सईदा बानो सना को आबरू का पड़ोस में गई हुई का बहाना बनाती फ़ोन रखे इसके पास आ बैठी जो तख्त पर बैठी टांगे छू ली थी। नहीं अम्मी, तो अम्मी वो मुझे अपने साथ शॉपिंग पर ले जाना चाहती है। उस्मा आपी की शादी के दिन करीब आ गया और इसकी अपनी शॉपिंग रहती है। तो बेटा चली जाओ, क्या मसला है? सईदा बानो इसे ज़्यादा देते हुए बोली। नहीं अम्मी, मैं कहीं नहीं जा रही। क्यों? अम्मी प्लीज़, बाबा अपसेट हो जाते हैं। और अरे क्या राजो न्यास चल रहे हैं माँ बेटी में? ज़मान अहमद घर में दाखिल होते हुए बोले। ज़मान अहमद के पूछने पर सईदा बानो ने सारी बात बता दी। आबरू चली जाओ बेटा, ज़मान अहमद ने फ़ौरन इजाज़त दे दी। लेकिन बाबा, जाओ सना को कॉल करो, अहद और सना होंगे और वैसे भी इनकी अपनी गाड़ी है, फिर टेंशन की क्या बात है? बाबा की इजाज़त मिलने पर वो सना के फ़ोन करके आने का कहती कमरे में तैयार होने चलेगी। जाहिद रज़ा मीर का ताल्लुक एक जागीरदार घराने से है जो अपने बाप की कुल जायदाद का इकलौता वारिस, वडेरों जैसी ठाट बाट रखने वाला, हुस्न खूबसूरती में इसका कोई सानी नहीं। शहाना मीर से इनकी शादी बाप की ज़िद और जायदाद के लालच में की गई, जो जाहिद की चचेर दी कज़न होने के साथ साथ 5 साल बड़ी भी थी। इसी की तरह अपने बाप की जायदाद की इकलौती वारिस। शहाना की ख़ानदान से भाई शादी का मतलब किसी गैर को अपनी जायदाद का हिस्सेदार बनाना था, जो मीर सादक और मीर अहमद को कभी गंवारा ना था। लिहाजा दोनों भाइयों में तय पाया कि शहाना की शादी जाहद से कर दी जाए ताकि घर की जायदाद घर में ही रहे। इस तरह शहाना जाहिद की दुल्हन बनी लाल हवेली में आ गई। जाहिद शहाना से 5 साल छोटा होने के बावजूद कभी इनसे बदसलूकी या इनकी हक तरफी करने की कोशिश न की। शहाना ने भी इन्हें हमेशा प्यार, मोहब्बत और मान दी। यही वजह थी कि इनके प्यार की मिसालें दी जाती। शायद जाहिद और शहाना मीर के 2 ही बेटे थे, शाहनवाज रज़ा मीर और जहाँ ज़ेब रज़ा मीर। इन्हें बेटी की बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन जहान की पैदाइश की कुछ ऐसी पेचीदगियाँ होंगी कि डॉक्टर्स ने कहा कि शहाना अब कभी माँ नहीं बन सकेंगी। इस तरह इनकी बेटी की ख्वाहिश ही रह गई, लेकिन उन्होंने इसे अपने रब की मसलहत जाना और वक्त गुजरता गया और दोनों बच्चे बड़े हो गए। शाहनवाज और जहाँ ज़ेब एक दूसरे के ऑपोजिट थे। इनमें कोई खूबी, कोई बात मुश्तरक न थी। शाहनवाज खासा बिगड़ा हुआ, खुदसर, ज़िद्दी और बदतमीज़ था, जबकि जहान कूल माइंडेड, नहायत शरीफ और सुलझा हुआ था। सिर्फ एक चीज़ इनमें एकता थी और वो था दोनों का हुस्न, जो इन्होंने अपने बाप से चुराया था। शाहनवाज लाहौर जबकि जहान फैसलाबाद में अच्छे कॉलेजों में अपनी तालीम मुकम्मल कर रहे थे। मीर सादे को गवारा न था कि इनके पोते हॉस्टल्स में धक्के खाएं। इन्होंने दोनों को कोठियाँ ले दी थी। अब वो यूनिवर्सिटी के बाद अपनी कोठियों में रहते हुए तकरीबन 1 माह बाद लाल हवेली का चक्कर लगाते। शाहनवाज और जहान दोनों की मंगनी बचपन में ही दादों ने अपनी दोस्त की पोती और नवासी से कर दी थी। लिहाजा इन्हें दादो और माँ शहाना की तरफ से सख्त ऑर्डर थे, चाहे कुछ भी कर लो जहां चाहो रहो, लेकिन शादी इनकी पसंद की गई लड़कियों से होगी। वो दोनों बच्चों के मामले में बहुत सख्त कीर थी, जिनका कहना था कि नवाला सोने का और निगाह शेर की रखो। मज़ीद वक्त गुजरा तो एक शाम लाल हवेली में क़यामत आ गई, और वो क़यामत थी जाहिद रज़ा मीर की मौत, जो कहीं जा रहे थे कि एक्सीडेंट होने से मौके पर ही जान की बाजी हार गई। मीर सादिक बेटे की मौत का सदमा न सह सके और महज 3 माह बाद ही खालके हकीकी से जा मिले। ज़ेबुनिसा को भी जवान बेटे और शौहर के सदमे ने बहुत जल्द इनके पास पहुंचा दिया। घर बाहर जिरगा हर काम की जिम्मेदारी शहाना बेगम के कंधों पर आ गई, जिसे वो खुद को संभालते हुए खुश उसलूबी से निभा रही थी। लेकिन वक्त और हालात ने इन्हें मज़ीद सख्त मजाज बना दिया। बहुत मुनसफ थी, लोग इन्हें बहुत मान और मोहब्बत देते। यही वजह थी कि गाँव वालों का हर फैसला वो करती जिसे लोग मानना अपना फ़र्ज समझते। उफ़, सना की बच्ची, बहुत कमीनी ज़लील हो तुम, कितना थकाती हो। आबरू राहत मसलसल 1 घंटे से सना बीबी के पीछे लूट फिर रहे थे कि साहबजादी को पूरे मॉल में जोड़े के साथ का मैचिंग शूज़ पसंद ही नहीं आ रहा था। मिलाकर आबरू से कंधे पर मुक्का रसीद करती, गालियाँ देती, पास पड़े बेंच पर बैठ गई। उफ़, बिल्कुल ठीक कहा अभी। आहद भी इसके साथ बैठता बोला था। मजबूरन सना को भी रुकना पड़ा। क्या मसला यार, मैं तुम लोग को इसीलिए लाई थी कि तुम लोग बैठ जाओ। हद है लापरवाही की, 100 काम है मुझे, तुम लोग तो टाइम ही वेस्ट कर रहे हो, सना ने इसे डांटते हुए कहा, जो बहुत बुरे तरीके से इसे घूर रहे थे जैसे अभी कच्चा चबा जाएंगे। सना निगाह चला गई। व्हाट, हम लोग टाइम वेस्ट करें? अबरू इसके सामने दोनों हाथ कमर पर रखे खड़ी चीखी तो सना ने फ़ौरन इसके मुंह पर हाथ रख दिया। उफ़, अभी की बच्ची, कितना चीखती हो तुम। अच्छा, मैं चीखती हूँ? ओके, जॉब खुद ही। आओ अहद, हम दोनों जाएं। वो हाथ पकड़े बोली तो वो भी इसके लिए साथ उठता हुआ बोला।
वाह सना बीबी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चलो अभी। सना को होश आया तो बेसाख्ता अबरू और आहत के पीछे भागी जो ऑलमोस्ट मॉल से निकल चुके थे। आहत अभी रुको प्लीज़। वो भागते हुए इनके सामने खड़ी रास्ता रोके लंबे लंबे सांस लेने लगी। उफ़ यार, सो सॉरी। उफ़, इसे वापस वाकई बहुत सांस चढ़ चुका था। वो दोनों हवाजू सीने पर बांधे खामोश खड़े रहे। यार प्लीज़ चलो, बिल्कुल भी देर नहीं लगाऊंगी। नो वे, मैं सवाए सामने वाले होटल में खाना खाने के कहीं नहीं जा रही। ओके। आप इसकी बात काटती सामने खड़ी एक बहुत बड़ी इमारत की तरफ इशारा करते हुए बोली तो जहाँ आहत की हंसी के ब्रेक फेल हुए वहीं सना की आवाज़ सदमे से कहीं गले में अटक गई। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब? वो होटल। सना को जब होश आया तो बच्ची की, वो होटल तुम्हें पता भी है? जितनी तुम्हारे अब्बा की एक महीने की तनख्वाह, इतने में इस होटल के एक डिनर के पैसे। तो कौन सा मेरे अब्बा की तनख्वाह के पैसे लगने, तुम्हारे अब्बा के लगेंगे। आबरू इसके हाथ में चालना चाह के बोलने पर लापरवाही से बोलती अपनी कमीज छाड़ने लगी। आबरू यार वो बहुत महंगा है। सना की मस्कीन सूरत पर हाथ को एक बार फिर हंसी आई तो बेसाख्ता इसे मुक्का रसीद करते हुए बोली, तुम तो अपने दांत अंदर करो, कौन सा किसी टूथपेस्ट का ऐड दे रहे हो? क्या महंगा यार, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? इतना पैसा तुम्हारे वालिद साहब के पास, क्या करना है इतना पैसा जोड़ जोड़ के? इसे हवा लगवाओ ज़रा। हाय यार, उफ़, इसी बहाने मैं भी एक बड़ा होटल देख लूँगी। अच्छा बस बस, ज़रा नौटंकी की ज़रूरत नहीं, ड्रामेबाज। चलो मरो भूखे कहीं के। हाँ हाँ हाँ। सना की बात पर वो हंसते हुए इसके साथ हो लिया। अब तीनों का रुख होटल की तरफ था। शाह, तुम्हें नहीं लगता कि लाइफ बहुत बोर हो गई है? कोई चेंज होना चाहिए, बड़ा चेंज। शाह जो सोफे पर बैठा टांगे सामने मेज़ पर रखे, मुंह में सिगरेट दबाए लंबे लंबे कश ले रहा था। मसलन? शाह ने सिगरेट के राख एस्ट्रे में झाड़ते मानी से पूछा। मसलन वो जो तुम समझ गए। मानी सामने मेज़ पर पड़ी वाइन की बोतल मुंह से लगाते शाह को आंख मार के बोला तो दोनों का कहका बुलंद हुआ। नहीं यार, जो मॉडल तुम दिखाते हो मेरे मेयार की नहीं। तुम्हें पता है कि मैं किसी का जूठा नहीं खाता, मुझे एकदम खिलती अंशी कलियाँ पसंद है। शाह गरूर से बोला। नहीं यार, इस बार तुम्हें ऐसी जगह पर ले जाऊंगा जहाँ हर किस्म की कलियाँ जिस पर हाथ रखोगे वो तुम्हारी। मानी से भी वाइन की बोतल पकड़ाते कमीनगी से बोला। ओके लेट्स सी। शाह बोतल मुंह से लगा के। मानी और शाह की दोस्ती कॉलेज में भी, अब यूनिवर्सिटी में भी दोनों साथ थे। मानी का ताल्लुक मिडिल क्लास से था, इसके माँ बाप गांव में रहते थे, जबकि मानी शाह के कहने पर इसकी के साथ रहता था। दोनों हर गलत काम में पेश होते, जिनका कहना था कि ज़िंदगी शराब और शबाब के बगैर बद रौनक और बदसाइका। ट्रन ट्रन ट्रन। अच्छा ये पहला पास्ट का सीन है। ऐसे बैकग्राउंड से टेक लगाए टांगों पर रखे लैपटॉप खोले असाइनमेंट बना रहे थे जब इसका फ़ोन बजा। ऐसे ने सरसी से हाथ पर ढाकर साइड टेबल से फ़ोन उठाया और देखे बगैर ओके करता कान से लगा लिया। हेलो हेलो के बच्चे, खोते कमीने, उल्लू के पट्टे। हा हा हा। उफ, झांसी की रानी, माँ रानी, बगैर किसी कॉम में फुल स्टॉप के बोलती हो। उफ, हा हा हा। हसन लैपटॉप बेड पर रखे रिलैक्स अंदाज में लेटे मुस्कुराता हुआ बोला, क्योंकि इसे पता था कि मिशी की कॉल है और 2 घंटे से पहले बंद हो जाए। ना जी। गायब कहाँ हो तुम सनी? ना मुझे कॉल ना मैसेज, और आए भी तो इस वक्त जब मैं नानों की तरफ थी। इसके बाद तुमने कोई रब्ता नहीं किया। तुम मुझे बिल्कुल याद नहीं करते ना। एक मैं ही पागल हूँ जो पल पल तुम लोग को याद करती रहती हूँ। वो रोते हुए बोली। वह वाकई से याद कर रही थी। इसे हसन को देखते हुए एक माँ हो गया था। मिशी मिशी डोंट क्राई यार। वो मिशी की सिसकी महसूस करते फ़ौरन बोला। मिशी वो खामोश ना हुई तो एक बार फिर तनबीह की। जबकि दूसरी तरफ मिशी ने अपने आंसू ऐसे साफ किए जैसे एसएमएस के सामने बैठा देख रहा हो। गुड, अब सुनो। मिशी, आई एम सो सॉरी यार, मैं बहुत बिजी था। फाइनल सर पर तो ज़्यादातर टाइम यूनिवर्सिटी और फिर फ्रेंड्स के साथ कंबाइंड स्टडी में गुजर जाता, इसलिए तुमसे भी रब्ता नहीं कर सका। और हवेली में सिर्फ एक दिन के लिए गया, बाबा की तबीयत ख़राब थी ना, तुम भी नहीं थी। ऐसे नहीं से तफसीली जवाब दे, क्योंकि वो जानता था कि मिशी इसके और साथ के बारे में कितनी टची है। ज़्यादा टची किदे बारे चाहो तो दसो कि फिर असल पता लग जाए कि किदे नाल है। ओके माफ़ किया, क्या याद करोगे। हाँ हाँ हाँ, बहुत नवाजिश महारानी। इसे मिशी की बात बहुत अच्छी लगती थी कि बहुत कम नाराज़ होती, जल्दी मान जाती। अच्छा सब कैसे? दादो बाबा की तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र, सब ठीक है। और बड़े अब्बू घर में मेरे होते हुए ज़रा सा बीमार रह सकते हैं क्या? ना। फिर का थैंक यू मिशी, सब कैसे ख्याल रखना। और हाँ, हुई थी कल भाई से बात, तुम्हारी हुई? ऐसा ने पूछा। हाँ अभी थोड़ी देर पहले कॉल की साद ने। ओके। फिर काफ़ी देर बात करने के बाद ऐसा ने कॉल बंद कर दी तो एकदम इसे ख्याल है कि वो सिर्फ एक लड़की है, और लड़की भी वो जिसके नज़दीक इसके साथ की कोई मायने नहीं रखती, कि खातिर कितने प्यारे रिश्तों को भूल बैठा था। इसके दिल में एकदम से दर्द की लहर उठी। आबरू, उफ अम्मी जी मेरा सर। आबरू होटल के वॉशरूम से निकलती बेध्यानी में फैमिली हॉल, जहाँ सना और आहत विराजमान थे, की तरफ बढ़ रही थी, जब सामने से आते किसी नफूस से जोरदार टक्कर से ज़मीन बोस होती अपना सर हाथों में थामे कराही। इसे लगा जैसे इसका सर किसी पत्थर से लग के टूट चुका। इसे अपनी आंखों के सामने अंधेरा महसूस हुआ। सिकंदर शाह ब्रांडेड 3 पीस सूट पहने, ब्रांडेड टाई लगाए, कीमती शूज़ और बाएं हाथ में कीमती घड़ी बांधे, जल लगे बाल और आंखों में खूबसूरत गॉगल्स लगाए, दाएं हाथ में पकड़ा कीमती आईफोन, कान से लगा इंपॉर्टेंट कॉल सुनता शहाना चाल चलता होटल के अंदर आ रहा था, जब किसी के टकराने से मोबाइल इसके हाथ से छूट के दूर चार गिरा। मैंने पहले पता सी कि जेडी होटल दे विच आए ना इंदी सिकंदर दी तेरी मुलाकात होनी है। बट नॉनसेंस। इसने गुस्से से चिल्लाते खुद से टकराने वाले वजूद को देखा।
आबरू को होश आया तो इर्द गिर्द खड़े लोगों को अपने ऊपर हंसते देखकर इसका गुस्सा सातवें आसमान को छू गया। किसी बंदर का तमाशा लगा यहाँ, हाँ, जिसे देख के सब अपने अपने दांतों की नुमाइश किए जा रहे हो, या फिर पहली दफ़ा किसी अंधे की वजह से किसी लड़की को गिरता देखा। उन्होंने तड़फना और उस तो बढ़ के तड़फना। जाओ अपने काम से काम रखो, वरना ऐसे कामों पर लगाऊंगी कि मुंह तो मुंह, आंखें खोलने के काबिल भी नहीं रहोगे। अब इन सब लोगों के सामने खड़ी चुटकी बजाते गुस्से से बोली तो सबने जाने में आफियत जानी। अब इसका रुख सिकंदर शाह की तरफ था। उफ, बुलडोजर कहीं क्या, नजर नहीं आता क्या? अंधे हो या किसी पागल कुत्ते ने आंखों पर काट लिया जो इतना बड़ा चश्मा लगाए फिर रहे हो? इसने आगे बढ़ के चश्मा इसकी आंखों से जोर से खींचते हुए कहा तो जैसे सिकंदर शाह के जिस्म का सारा खून इसके चेहरे पर आ गया। सिकंदर शाह के गार्ड्स अब्रू की इस हरकत पर एकदम इस पे गन्स ताने एक्शन में आए तो सिकंदर शाह ने बगैर बोले हाथ उठाया, जिसका इशारा वो समझते फ़ौरन वापस अपनी जगह पर खड़े हो गए। फरीद हैरान था कि सिकंदर शाह कब से खड़ा इस गज भर की लड़की की बकवास सुनता जा रहा था, जबकि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सुनाता, किसी को सुनना इसकी तौहीन थी। फरीद अपने बॉस का गुस्से की तमाज़े से दहकता चेहरा, आंखों में जलते शरारे और चेहरे पर छाई चट्टानों जैसी सख्ती देख के एकदम खौफजदा होता 2 कदम पीछे हो गया। इसे सामने खड़ी इस लड़की पर अफसोस के साथ साथ हमदर्दी भी हुई जो सिकंदर खा के सब्र का पैमाना लबरेज कर चुकी थी। गूंगी हो क्या, सुनाई नहीं देता? आबरू इसका चश्मा जोर से फर्श पर मारती बोली, तुम जैसे को ओ यू शट अप। सिकंदर शाह की धाड़ पर जहाँ सारी बिल्डिंग हिलती महसूस हुई, आबरू भी एकदम सहम के पीछे हुई। अहद और सना जो काफ़ी देर आबरू के अंदर आने पर इसे ढूंढते बाहर निकले तो सामने का मंजर देखकर वहीं साखते, जस्ट शट अप। सिकंदर शाह उंगली उठाई इसे वार्न करता कदम बढ़ाता इसके सामने खड़ा बोला तो इसके लहजे में चट्टानों जैसी सख्ती थी। आबरू ने फ़ौरन पीछे होते फैसला कायम किया, मोबाइल उठाओ। आबरू ने इसे देखा तो इसे सामने खड़ी शख्स की आंखों से खौफ आने लगा। एक लम्हे के लिए इसे महसूस हुआ जैसे वो कुछ बहुत गलत कर चुकी है। आई सेड पिक अप माई सेल्फ फ्रॉम ग्राउंड, डैम इट। वो जो अपने ख्याल में थी इसकी गर्ज पर इसके बेसाख्ता अपने कानों पर हाथ रख लिया और एक बार फिर एकदम मजीद इसके सामने खड़ी आंखों में आंखें डाले गुस्से से बोली, आहिस्ता मिस्टर, मैं बहरी नहीं हूँ कि चीख चीख के अपने इल्म रोने का सबूत दे रही हो। दूसरी बात, तुम्हारा मोबाइल उठाती है मेरी जूती। तीसरी बात, इससे पहले कि आबरू अपनी बात मुकम्मल करती सिकंदर शाह का हाथ उठा, जिसे आबरू ने हवा में ही रोक लिया। ना 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 मिस्टर XYZ, हाथ उठाने की गलती नहीं करना, वरना मेरा हाथ उठाने पर तुम्हारे अपने इन गुंडों के सामने, इसे सिकंदर के गार्ड्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, सो कॉल्ड रेपो ख़राब होगी। आबरू एक झटके से सिकंदर शाह का हाथ नीचे कर आगे बढ़ने लगी थी कि सिकंदर शाह की आवाज़ ने इसके कदम रोक लिए। नाइस टू मीट यू मिस आलमा, सी यू सून। आबरू वापस चलती इसके चेहरे पर खिलती मुस्कुराहट को देखते इसकी आंखों में आंखें डाले स्पाट लहजे में बोली, मी टू, बट आई नेवर वॉन्ट टू सी यू अगेन। वो दांत फेंचते होटल से बाहर निकली तो अहद और सना भी फ़ौरन इसके पीछे भागे, जबकि दूसरी तरफ सिकंदर भी इसी रास्ते जहाँ से आबरू गई थी पर अपनी सपाट निगाहें जमाए वापस जाने लगा। गार्ड्स ने भी अपने बॉस के हुक्म की तामील की। सर प्लीज़, मीटिंग स्टार्ट हुए 10 मिनट गुजर चुके, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। सर आप ऐसे मीटिंग अटेंड किए बगैर नहीं जा सकते। सर बहुत लॉस होगा सर। सिकंदर शाह तेज़ तेज़ कदम उठाता अपने प्राडो की तरफ बढ़ रहा था कि फरीद भी तेज़ तेज़ बोलता इसके कदमों से कदम मिलाने की कोशिश में तकरीबन भाग रहा था। सर ये कॉन्ट्रैक्ट, ये मीटिंग, सर ये आपका ख्वाब थी ना, आपने कितनी स्ट्रगल की इसे एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए। फरीद, कल सुबह तक मुझे इस लड़की का सारा बायोडाटा चाहिए। सिकंदर शाह फरीद की बात काटता ऑर्डर करता गाड़ी में बैठा तो गार्ड्स के फ़ौरन अपनी पोजीशन संभालने पर ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा ली। आखिर तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या आबरू? हाँ, जब देखो हर किसी के साथ तुमने पंगा लेना होता, देखा नहीं तुम्हें वो कितना बड़ा आदमी लग रहा था। अगर वो अपने गार्ड्स को ना रोकता तो उफ, आबरू तुम्हें अकल कब आएगी? सना गाड़ी में बैठते अपना गुस्सा निकालने लगी। वो बड़ा आदमी था तो क्या चुप रहती? तुमने देखा नहीं किस कदर बदतमीजी करता था। शट अप अभी, स्टॉप दिस नॉनसेंस। इस दुनिया में सिर्फ तुम ही हो ना जिससे हर बंदा बदतमीजी करता है, हाँ? और जो तुम करती हो वो शराफत की किस दर्जे में आता है? खुदा रहा बेवजह अपने आप को किसी बड़ी शय में समझना छोड़ दो, नहीं तो बहुत पछताओगी कभी। सना इसके सामने हाथ जोड़े बोली तो आबरू ने इसे सिर्फ एक नज़र देखने पर इत्तफाक किया। अभी सना बिल्कुल ठीक कह रही है, आज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलती थी। हाँ, मेरी गलती थी, मैं ही गलत हूँ। वो भरे मजे में मुझे थप्पड़ मार देता तो तुम ही लोग कह रहे होते दफ़ा करो, टेंशन ना लो। अगर मैंने इसका अपने ऊपर उठने वाला हाथ रोका तो मैं गलत, वाह, मारने देती इसे थप्पड़, क्योंकि वो तो मर्द भी है और बहुत बड़ा आदमी भी। अब यह हद के बोलने पर फट पड़ी तो हद ने फ़ौरन साइड पर गाड़ी रोक दी और गर्दन घुमाई से देखा जो आंसू बहा रही थी। देखो आबरू, हमारे कहने का मतलब ये नहीं था कि तुमने इसका हाथ रोक कर गलत किया। अच्छा किया, रोकना भी चाहिए था, लेकिन तुम्हारी बातें देखो आबरू, तुम्हारा अंदाज़ देखो आबरू, मर्द को कभी चैलेंज नहीं करते। बाज़ दफ़ा हमारी अपनी बातें ही हमारे गले का तोक बन जाती हैं। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाथ के समझाने पर गर्दन इस बात में हिलाती बोली, आइंदा मैं खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश करूँगी। आई एम सॉरी, इट्स ओके। हाथ सीधा होते हुए गाड़ी स्टार्ट करने लगा तो इसका सेल बजा। इसने नंबर देखा तो आबरू के बाबा का, तो इसने यस का बटन दबाते फ़ोन कान से लगा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी अंकल, हम आ रहे हैं, रास्ते में। जी अंकल, अल्लाह हाफिज़। आबरू, तुम्हारे बाबा का फ़ोन था। मैं समझ गई, प्लीज़ तेज़ चलाओ गाड़ी, बाबा वेट कर रहे होंगे। आहा ने सर इस बात में हिलाते गाड़ी की रफ्तार तेज़ कर दी।
ਇਹਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਇਹਨੇ ਨਾ ਇੰਤਕਾਮ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਲੈਣਾ, एक चवल आदमी अपने पीछे पवा लिया। चल तू भी बहुत ही जड़ी बनती है ना, मुझे ऐसी भी नहीं जो अपने आप को बड़ी कोई तोप चीज़ समझती है ना लड़कियां, मुझे वो भी सख्त जहर लगती हैं। ज़फ़र कब से इसका नंबर ट्राई कर रहा था लेकिन मुसलसल स्विच ऑफ आ रहा था, तो मुझे बुरी से फ़रीद को कॉल करनी पड़ी। सलाम साहब। वालेकुम अस्सलाम फ़रीद, तुम शाह के साथ हो ना, मेरी बात कराओ इससे, इसका अपना नंबर ऑफ आ रहा है। इसके पूछने पर फ़रीद ने से सारी तफसील बताई तो ज़फ़र को अपने पैरों तले ज़मीन खिसकती हुई महसूस हुई। वो घर में किसी को भी इन्फॉर्म किए बगैर शाह पैलेस आ गया। फ़रीद, शाह कहाँ है? ज़फ़र दौड़ता हुआ अंदर आया तो फ़रीद से टीवी लाउंज में परेशान खड़ा नजर आया। सलाम साहब, वो शाह साहब, क्या हुआ शाह को? है कहाँ वो? ज़फ़र शाह को रूम में ना पाकर दौड़ता हुआ इसके पास आते बोला। फ़रीद इसके लहजे में वाज़ेह बेचैनी महसूस कर सकता था। साहब वो क्या? वो पको भी। ज़फ़र एकदम गुस्से से गुर्राया तो फ़रीद फ़ौरन डर के बोला, वो साहब ऊपर। व्हाट? ज़फ़र इसकी बात अनसुनी कर रहा था, तेज़ी से दो सीढ़ियाँ फलांगता सेकंड फ्लोर पर आते एक रूम के सामने जा रुका। इसने हैंडल घुमाया तो दरवाज़ा लॉक मिला। शाह दरवाज़ा खोलो प्लीज़, दरवाज़ा खोलो शाह, शाह प्लीज़ ओपन द डोर। लिसन शाह, अगर तुमने दरवाज़ा ना खोला तो आई स्वेयर मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा। काफ़ी देर नॉक करने पर भी दरवाज़ा ना खोला तो ज़फ़र को धमकी देनी पड़ी। तो तोड़ ना दबे शाह। क्लिक। इससे पहले कि ज़फ़र को एक सख्त कार्रवाई करता दरवाज़ा खोल दिया गया। सिकंदर शाह दरवाज़ा खोलने के बाद चलता हुआ अपनी मखसूस चेयर पर जा बैठा और सिगरेट सुलगा रही। ज़फ़र अंदर आया तो कमरे में शराब और सिगरेट की बेतहाशा बूने से खांसने पर मजबूर कर दिया। ज़फ़र हाथ से धुआं उड़ाता इसके पास और एकदम गुस्से से इसका मुंह की तरफ ले जाता सिगरेट छीन के सामने पड़ी एस्ट्रे में मसल दी, जो पहले ही सिगरेट की राख से भर चुकी थी। ये शाह पैलेस का वो खुफिया रूम था जहाँ हर किस्म की बेशकीमती शराब पाई जाती, जहाँ शराब की बोतलों और जदीद स्टाइल के सोफ़े और 2 चेयर्स के अलावा कुछ भी नहीं था। अक्सर बेशतर शाह जब बहुत अंदर तक टूट जाता तो इसकी पनाहगाह यही रूम होती, जहाँ बैठ के अपने ज़ख्मों और दुखों को छुपाने की कोशिश में जहर अपने अंदर अंडेलता रहता। जहर अंडेलदा मरता भी नहीं, ना सानू दस देवे कि उन्होंने दुख किया। बाहर से खूबसूरत दिखने वाला एक कमरा अपने अंदर मौत का समा रखता था। शाह क्यों किया ऐसा? ज़फ़र ने इसके सामने चेयर पर बैठते पूछा। इसका इशारा मीटिंग की तरफ था। शाह छोड़ो इसे, क्यों खुद के दुश्मन बने बैठे हो? सिकंदर इसका सवाल नज़रअंदाज करता अपने सामने पड़ी शराब की बोतल उठाने लगा जब ज़फ़र ने इसे छीन कर ज़मीन पर दे मारी। तुमने एक स्टूपिड सी लड़की की वजह से अपना इतना बड़ा लॉस कर दिया। क्यों शाह, क्यों? उफ शाह, वो कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा ख्वाब था, फिर क्यों? तुमने इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए दिन रात मेहनत की और नतीजा क्या निकला? वो हमज़ा एंड सन्स वाले कॉन्ट्रैक्ट ले उड़े सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जज्बातियत की वजह से। ज़फ़र बेचैनी से कमरे में चक्कर काटता गुस्से से बोलता शाह के सामने जा रुका, जिसकी आंखें शिद्दत जज्बात से सुरख अंगारा बनी हुई थी। वो मुठ्ठियाँ भेजे सबर की इंतहा पर था, इसके अंदर ठाठे मारता समंदर किसी भी लम्हे सब कुछ बहा ले जाने के दर पे था। शाह, ज़फ़र की पुकार में वाज़ेह दुख था। डोंट वरी ज़फ़र, जिसकी वजह से लॉस हुआ पाई पाई का हिसाब चुकाएगी। सिकंदर शाह ने स्पाट लहजे में कहा। क्या मतलब शाह? तुम वो लड़की, क्या इरादे तुम्हारे, क्या चल रहा तुम्हारे माइंड में? ज़फ़र ने इसकी बात पर चौंकते हुए पूछा तो शाह के चेहरे पर मुस्कुराहट नमाया हुआ। वही लड़की ज़फ़र? वो दोनों रेस्टोरेंट में डिनर से फारिग हुए थे कि मानी का फ़ोन बजा। शाह चलो। मानी कॉल बंद करते ही बोला। कहाँ? शाह मोबाइल पर लगा बिजी अंदाज में बोला। वहाँ जहाँ मैंने कहा था, परियों के देश, जहाँ तुम्हारी पसंद की एक से बढ़ के एक खूबसूरत परी। इसके इतने खूबसूरत तारुफ पर शाह ने मोबाइल बंद करके पॉकेट में डाला और आंख मारते उठते हुए बोला, चलो आज तुम्हारे परियों के देश में एक शहजादा अपनी एंट्री मार ही देता है। इसने फर्जी कॉलर झटकते हुए बेनियारी से कहा तो मानी भी कमीनगी से हंसता इसके साथ चल पड़ा। बातों बातों में मानी ने गाड़ी का रुख अपनी मंजिल की तरफ मोड़ा तो शाह ने इन तंग गलियों में गाड़ी ले जाते मानी को घूर के देखा। ये मानी, यहाँ कहाँ परियाँ रहती हैं? तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? उफ़, इतनी बुरी तंग गलियाँ। चलो गाड़ी वापस लो, मुझे नहीं जाना। हाँ, इन्हीं तंग गलियों में तो परियों का बसेरा, एक से बढ़कर एक हीरा मौजूद है। चलो अगर आज तुम्हें मज़ा ना आया तो आइंदा कभी नहीं लेके आऊँगा, ओके? मानी ने इसे कायल करते हुए कहा। तो बेजार सा सीट से टेक लगाए बाहर का नज़ारा करने लगा तो एकदम से इसकी आंखें चंदे आ गई। इसने मुँह मानी की तरफ मोड़ा तो इसके चेहरे पर बेतहाशा मुस्कुराहट के साथ साथ इसके लहजे से भी खुशी झलक रही थी। यार मानी, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि हम यहाँ आ रहे? उफ़, इट्स अमेजिंग यार। शाह की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इन दोनों के बेहंगम कह के गाड़ी में पूरे आबोताब के साथ गूंज रहे थे। इन दोनों का रुख शहर की मशहूर हीरा मंडी की तरफ था, जहाँ दिन सो के और रातें जाग के गुजारी जाती हैं, जहाँ रात को हर नाम नेहाद इज़्ज़तदार और शरीफ बंदा अपनी हवस मिटाने आता। यहाँ की रोशनियाँ कई मासूमों की ज़िंदगियों में अंधेरा भर जाती। शायद गुनाह में वाकई इतनी लज्जत होती है कि जो एक बार इस लज्जत में पड़ जाए इसका निकलना मुश्किल हो जाता है। अब पता नहीं, ये मुझे पास्ट का सीन लग रहा है, पता नहीं अब केड़ा सीन है, लेकिन बगैरत ते कमीनगी ते सिकंदर शाह दे विच रज के भरी हुई है तो फिर बाद दे विच उहनूं मजलूम भी बनाया होया कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ कुछ होया जिहड़ा बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब पता नहीं क्या है, अभी तो बड़ी मिस्टीरियस सी कहानी चल रही है।
ज़ैनबी, आप अपनी सेहत के बारे में बहुत लापरवाह हो गया। आज अगर मंजूर चचा की बीवी मुझे इत्तला न देती तो? आपको अंदाज़ा भी है डॉक्टर्स ने क्या कहा कि एक दिन में आपका मेडिसिन छोड़ना आपके लिए नुकसान का बायस बन जाएगा। इतना ज़्यादा बीपी हाई था आपका, खुदा न ख्वास्ता आपको कुछ हो जाता तो उफ़। लेकिन नहीं, आपको मेरी क्या परवाह, मैं आपका लगता ही क्या हूँ? एहसन बेटा, एहसन जो गुस्से और दुख की मिली-जुली कैफियत में बोले जा रहा था कि ज़ैनबी ने इसके मुंह पर अपना कमज़ोर हाथ रख दिया। एहसन बेटा, ऐसे नहीं, आप ही तो मेरे बेटे हो। मैं आपको अपनी वजह से परेशान नहीं करना चाहती थी, जबकि आपके अपने अब्बू की तबीयत ठीक नहीं, वो हॉस्पिटल में है। तो ज़ैनबी धीमे लहजे में बोलती एहसन की तरफ देखा जो स्टीयरिंग पे हाथ रखे नजरें सामने रोड पर जमाइन से खफा खफा लग रहा था। आपके वजूद से तो मुझे अपने बेट बेट इससे पहले कि ज़ैनबी अपनी बात पूरी करती अपनी ज़बान दांतों तले दबा के एहसन ने बात अधूरी छोड़ने पर चौंक कर इनकी तरफ देखा तो ज़ैनबी परेशानी से अपनी हथेलियां मसलती रह गई। और देखिया बेटा कहने लगी सी तो मैनू ना कुछ शक पै रहा, मैनू हो सकता मेरा शक सही हो। ज़ैनबी, आपको मुझसे किसकी खुशबू आती है? एहसन ने सटपट पूछा तो वो सटपट आ गई। किसकी आनी? आप ही मेरे बेटे हो तो आपकी ही आएगी ना। ज़ैनबी अपने माथे पर चमकती बूंदों को हाथ से साफ करती बोली तो एहसन ने खामोश नजर इन पर डाली तो फ़ौरन शीशे से बाहर देखने लगी जैसे कोई इनकी चोरी पकड़ी जा रही हो। ज़ैनबी, काफ़ी देर शाही खामोशी को एहसन ने तोड़ा तो ज़ैनबी सिर्फ पर इक्तफा किया। ज़ैनबी, आपकी फैमिली कहाँ रहती है? एहसन, आपके अब्बू कैसे हैं? इन्हें क्या बीमारी है? काफ़ी देर बाद ज़ैनबी ने जब जवाब देने की बजाय एहसन से सवाल पूछा तो वो समझ गया कि ज़ैनबी हर बार की तरह आज फिर या कभी भी अपनी फैमिली के बारे में बताना नहीं पसंद करेंगी। बाबा की तबीयत अक्सर अपसेट रहती है तो हमने इन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया, वो अब पहले से काफ़ी बेहतर है। ऐसे ने जानबूझ के डिप्रेशन वाली बात कूल कर दी। ऐसे गाड़ी नुक्कर पर खड़ी करता ज़ैनबी को कंधों से थामे घर के अंदर इनके हुजरे में ले जाते इनके पलंग पर लटाया और कंबल इन पर दुरुस्त करते हिदायत करने लगा। ज़ैनबी, मेडिसिन आपने रेगुलर लेनी है और मैं आज ही कोई मेड भिजवाता हूँ तो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। नहीं बच्चा, मैं ठीक हूँ, किसी मेड की ज़रूरत नहीं। बस ज़ैनबी, अब आप कुछ नहीं बोलेंगी, इसने ने टोकते हुए कहा तो पलंग पर लेटी ज़ैनबी से देख के मुस्कुरा दी। उनका हमेशा ऐसे ख्याल लगता था दिल के किसी कोने में दर्द की एक लहर सी उठी तो वो निगाह चुराते आँख से निकलने वाले आंसू अपने अंदर ही पीते आंखें मूंदे लेट के। एहसन फ़ोन पर जैन को किसी मेड के बंदोबस्त करने का कहता फ़ोन बंद किए अपने वापस मोड़ा तो ज़ैनबी शायद सो चुकी थी। वो चलता हुआ इन तक आया, इनकी पेशानी पर अपने लब रखे और कंबल दुरुस्त करता बाहर निकल गया। एहसन के जाने का यकीन होते ज़ैनबी की आंखों का बेताब पानी छलक पड़ा तो रोते रोते इनकी हिचकी बंद गई। देखिए कुछ तो गड़बड़ है दया। रात सफ़र के जाने के बाद न जाने कब तक वो खुद से लड़ते लड़ते नींद की बात देवी इस पर मेहरबान हुई कि मोबाइल की घंटी पर ज़रा सा कसमसा इग्नोर करता फिर आंखें मूंद गया। लेकिन जब कॉल करने वाला भी खासा मुस्तकिल मजाज साबित हुआ तो मजबूरन सिकंदर शाह आंखों को मसलता कोनी पर जोर डाले साइड टेबल से मोबाइल उठाया तो स्क्रीन पर चमकता मुस्तफ़ा कॉलिंग इसका मूड ऑफ करने के लिए काफ़ी था। वो यस का बटन पुश करते हुए बैकग्राउंड से टेक लगाए बाजार कुन लहजे में बोला, हेलो हेलो, के बच्चे कहाँ मरे हुए थे? अपने बेड पे? तो मोबाइल क्यों नहीं उठा रहे थे? ज़रूरी नहीं समझा, सो रहा हूँ मैं। अच्छा कुछ कहना तो बको, नहीं तो बाय। मुस्तफ़ा के जलकर पूछने पर रिलैक्स सा बोला तो मुस्तफ़ा को जैसे आग ने छू लिया और एकदम गुस्से से बोला, क्या मतलब, मैं कोई फारिग नहीं जो मुफ्त में तुम बद दिमाग को कॉल करके अपना टाइम वेस्ट करूँ? हज़ारों काम है मेरे, लेकिन खैर तुम्हारा अपना ही काम था और अगर तुम्हें ज़रूरत महसूस हुई तो आ जाना ऑफिस, बाय। अरे 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 लिसन यार प्लीज़। इससे पहले कि मुस्तफ़ा कॉल बंद करता शाह फ़ौरन बोला, हाँ बको। मुस्तफ़ा ने बीसी के लहजे में कहते हिसाब बराबर के तो शाह मुस्कुराते हुए बोला, वाह भाई शहज़ादे, बड़े बदतमीज़ हो गए। ज़ाहिर है तुझे बदतमीज़ का कुछ असर तो होगा ना हम पे। हाँ हाँ हाँ, दोनों का मुश्तरका कहका पड़ा। क्या बना मेरे काम का? काफ़ी देर बातों के बाद शाह ने मतलब का सवाल किया तो मुस्तफ़ा ने भी आसान से जवाब देते हुए कहा, हो गया तुम्हारा काम। मैंने ज़मान अहमद की सारी इन्फॉर्मेशन, सारा बायोडाटा, इसकी सारी फैमिली की पिक्स तुझे सेंड कर दी। थैंक्स यार मुस्तफ़ा, तुमने मेरा बहुत बड़ा काम किया, बिग थैंक्स। शट अप यार, बहुत पहले हो जाता तुम्हारा काम, मैं बिजी था सो। अच्छा तुम चेक कर लो फिर बताना कि आगे क्या करना है। लेकिन क्या? मुस्तफ़ा के लेकिन कहने पर शाह ने फ़ौरन पूछा, लेकिन जो भी करना सोच समझ के करना, कहीं ऐसा ना तुम्हारी ज़ात किसी के लिए नुकसान। शाह ने इसकी बात मुकम्मल होने से पहले काट दी। अभी तो मज़ा आएगा, खैर छोड़ो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि आगे क्या करना है। ओके, मैं जल्दी रब्ता करता हूँ, बाय। बाय। शाह फ़ोन रखते हुए वॉशरूम चला गया। अच्छा सा बात लेने के बाद वो खासा फ्रेश सा सोफे पर अपने सामने लैपटॉप खोले बैठ गया। आबरू यूनिवर्सिटी आई तो अहद और सना इसका इंतज़ार करते नजर आए। इनके पास पहुंची तो सना ने बेचैनी से आगे बढ़ते फ़ौरन कहा, अभी यार अंकल ने डांटा तो नहीं था? नहीं यार, क्यों? आबी ने इसे हैरानगी से देखते हुए पूछा तो अहद बोला, वो यार सना का मतलब है कि तुमने इन्हें कल वाली इस लड़ाई का बताया तो क्या बके जा रहे तुम लोग? वो बात कोई बताने वाली थी? हद है, आम सी बात थी, अब हर बात बंदा घर वालों को बताता रहे। तुम दोनों भी ना। वो नॉर्मली इनको बताती गाड़ी में बैठी तो सना भी इसके साथ बैठते हुए डर के बोली। इसे भी अभी तक इस बंदे को सोचकर झुरझुरी सी महसूस हो रही थी।
लेकिन यार वो आम बात नहीं थी, तुमने देखा नहीं था इस बंदे के साथ कितने गार्ड्स थे। ओ शट अप यार सना, पता नहीं तुम्हारे इस दिमाग में क्या क्या फतूर भरा हुआ है। वो नाउजुबिल्ला कोई खुदा तो नहीं है, आम सा बंदा ही है ना। हाँ, फ़र्क सिर्फ इतना है कि चंद पैसे होने पर अपने साथ 5-7 कुत्ते लिए फिर रहा था, और क्या। अभी बात अधूरी छोड़ती, बुक्स और बैग उठाए खड़ी हुई तो सना ने भी इसकी पैरवी करते हुए पूछा, और आप ये हद की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए अपने फर्जी कॉलर झाड़ते हुए, और शेर, इसने खुद को शेर से तशबीह दी, हमेशा अकेला ही जंगल का बादशाह होता है। देखिए यार जी ओवर एक्टिंग होती है ना, वो मेरा दिल करदा मैं छितर परेड कर दें भावें जेडी भी होवे। हाँ हाँ हाँ, इसकी बात पर तीनों का कहका बुलंद कहकर पड़ा तो पास को देते स्टूडेंट्स इन्हें अजीब नज़रों से देखने लगे। वो तीनों हंसते हुए क्लास की तरफ चलती है। इसने अपनी पर्सनल आईडी खोली तो जुमान अहमद रिलेटेड पूरी फाइल इसके सामने मौजूद थी। इसने फाइल ओपन की तो हर चीज़ इसकी आंखों के सामने आ गई। इसने नज़रें लैपटॉप पर जमा ली। जमान अहमद गारमेंट फैक्ट्री में अकाउंटेंट, सैलरी 20,000, वाइफ सईदा बानो घरेलू खातून, 2 बेटियाँ, आबरू जुमान स्टूडेंट ऑफ MA, एज 21, आई एम द ओनली लाइनेस, हया जमान डूइंग ग्रेजुएशन, एज 19, प्रीटी डॉल, बेटा फ़हद जमान मैट्रिक स्टूडेंट, एज 16, क्रिकेटर। इसके साथ ही मुकम्मल होम एड्रेस था। सिकंदर बुरी तरह फाइल में बिजी था कि डोर नॉक हुआ। आ जाओ। फरीद इजाज़त मिलते ही अंदर आया तो सलाम करता मुअद्दब से सिकंदर शाह के सामने खड़े इसके फारिग होने का इंतजार करने लगा। इसके हाथ में एक लिफाफा था। हाँ फरीद बोलो। काफ़ी देर बाद सिकंदर बोला तो फरीद ने वो लिफाफा आगे बढ़ा दिया। सर, ये इस लड़की का बायोडाटा। ओह वेरी नाइस फरीद, गुड जॉब। सिकंदर ने लिफाफा पकड़ते पास पर अपने वॉलेट से चंद हज़ार के नोट निकाल के इसकी तरफ बढ़ा दी। नहीं सर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। क्यों ज़रूरत नहीं है? चलो शाबाश पकड़ो। मजबूरन फरीद को पैसे लेने पड़े। बैठो। सिकंदर शाह से बैठने का इशारा करता लिफाफा खोलने लगा तो फरीद सामने पड़ी चेयर पर बैठ गया। सिकंदर शाह ने लिफाफा खोला तो बहुत सी तस्वीरें, पूरा फैमिली डाटा इसमें मौजूद था। इसने तस्वीरें एक तरफ रख दी। वो जैसे जैसे तमाम इन्फॉर्मेशन पढ़ता जा रहा था इसकी आंखें फैलती जा रही थी। इसने कागज़ एक तरफ फेंका हुआ तस्वीर उठा ली। 3 तस्वीर देखने के बाद चौथी और भी 5वीं तस्वीर में मौजूद चेहरा इसके सर पर ब्लू स्कार्फ, गहरी नीली चमकती आंखें और गुलाबी होंठ जो मुस्कुराने से ज़रा खुले हुए थे। मुस्तफ़ा और फरीद दोनों की इन्फॉर्मेशन एक जैसी थी। इसने ज़मान अहमद और अबरू ज़ुमान की तस्वीरें अपने बेतहाशा सुर्ख होती आंखों के सामने की। ये 2 चेहरे वो कैसे भूल सकता था? कभी भी नहीं। इसने गुस्से से दोनों तस्वीर मरोड़ी दूर फेंकी और पाँव तले कुचलते कमरे से में टहलने लगा। वो इस वक्त इसकी बेचैनी, गुस्से और नफरत का अंदाज़ा करना मुश्किल था। फरीद, तुम्हें पता है ना आगे क्या करना है? वो फरीद के पास आके एकदम ज़ोर से बोला तो फरीद फ़ौरन डर के पीछे होते हकला के बोला, जी सर, ऐसा ही होगा। ओ जाओ। जी तो गाइज़, यहाँ पे हमारी सेकंड एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। कैसी लगी आपको एपिसोड? अपनी राय का जरूर इज़हार कीजिएगा। कमेंट सेशन की तरफ चलते हैं, देन वीडियो को एंड करेंगे। अब्दुल्ला एम, स्टार्टिंग तो गुड है नावल की, थैंक यू। हुदा शफीक, नाइस नावल, थैंक यू। शेलो, आई लव दिस नावल, यू आर एन ऑसम नरेटर, लव योर पंजाबी, स्पेशली द पंजाबी गाली पार्ट, इवन आई डू व्हेन आई एम लिसनिंग टू इट, सो वी बोथ डू इट एट द सेम टाइम। थैंक यू वेरी मच। चले कोई नहीं, बस रल मिल के गालियाँ निकाल लेते हैं हम। चाली सुल्तान, बहुत बहुत ज़बरदस्त, अमेजिंग, परफेक्ट नावल, थैंक्स अगेन, वेलकम। सायरा रियाज, बहुत अच्छा नावल, रियलिटी के करीब है, रियल लाइफ में ऐसा होता है। अच्छा जी, मुझे तो वैसे भी इस नावल की खास समझ नहीं आ रही, बाकी आगे आगे जगह समझ आएगी। मीर खान, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। नावल हमेशा की तरह लाजवाब, हीरो यशब में सब कुछ ठीक होने लगा था कि फिर महरू और शम्स के रिश्ते के सुनकर यशब का पारा हाई हो जाता है, जिस पर वो हीर को खरी खरी सुनाता है, जिस पर हीर उसको समझाती है कि सब यही चाहते हैं और उसका भी खुशी पर कोई हक नहीं। तब यशब को यूसुफ नहीं है, यशब है कि माइंड में कुछ कुछ शांत होता है, अलबत्ता खुश तब भी नहीं होता, और वो कहता है कि जैसा भाभी चाहेंगी मैं उनके साथ हूँ। फिर महरू को मनाना और महरू के लिए अबरार का रिश्ता, और जिसका घटिया इंसान होता है उसके 3 बच्चे भी होते हैं और उसको शादी की पड़ी होती है। अभी मुझे ये भी समझ नहीं आता कि लड़की को एक बच्चे के पीछे अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देती है अपने शौहर के इंतकाल के बाद, बट ये मर्द लोग की शादी की रात रट लगाए रहते हैं, वो बीवी के बिना नहीं गुजार सकते। मुझे जहर मर्द लगते हैं इससे मर्द, जैसे इब्रार खान। महरू शम्स के रिश्ते के लिए मान जाती है, बस यार मर्द मर्द होता है, तो बस क्या कर सकते हैं, मर्द नहीं गुजारते। लेकिन ऋषभ जहाँ भी अपनी हठधर्मी दिखाता है हदीद को अपने पास रखने पे। महरू की शादी हो जाती है लेकिन ऋषभ नहीं आता, लास्ट में आता है। लेकिन यहाँ पर ऋषभ ठीक लगा मुझे, क्योंकि उसको दुख होगा कि उसके भाई की वाइफ थी आखिर। फिर शम्स से हदीद के बाबा कहना, जिस पर उसकी मानती लेकिन उसको मना करती, लेकिन नहीं मानता। शैतान का भतीजा था ऋषभ अफरीदी का, बात तो आपकी सैयद से ही थी, शैतान ही।
महरूद ईद का थप्पड़ मारने के लगती है लेकिन शम्स रोक लेता है। आहो पास्ट में उसको मोहब्बत करता था। आहो वाकई मेरे भी सवाल आया सी कि महरूद एडी पायला था की करेगी। कोई नहीं वेच वूच देगी, वेच वट के ना ते खा जाएगी। हाँ ये भी सही है, पॉलिटिशियन तो बनने नहीं दे रही, अपने बहनोई को दे दो। ओवरऑल नावल बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत मज़ा आया सुनकर, फनी भी था। यशब की बातें हीर को मोटी कहना। अच्छा आपको बात याद आ गई, चले कोई नहीं आप दोबारा सुना दीजिएगा। पाक गई होंगी ना आप? मैं पाकिस्तान में रहती हूँ यार। आमीन, थैंक यू वेरी मच। और अब गाइज़ यहाँ पे कमेंट सेशन भी इख्तिताम को पहुँचे। कैसी लगी आपको एपिसोड, अपनी राय का ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।